क्योंकि फिर वो एक कंफर्ट जोन हो जाता। रेस्ट मोड कुछ दिन अच्छे लगते हैं, इतने लंबे समय तक फिर आपको आदत पड़ जाएगी उस चीज़ के लिए। और फिर कोई अगर कंपटीशन सामने आया, फिर कोई स्ट्रगल सामने आया, फिर कोई चैलेंज सामने आया, तो आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, नई चीज़ें सीखते रहिए, नई चीज़ें पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ बनाते रहिए। तो इससे भी कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आप कुछ ना कुछ करने के काबिल हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि मेरे लिए, कि जब ईगो आता है इंसान में तो अच्छे से अच्छी चीज़ को भी अंत में ले आता है कि ये तो मेरे ही समय पर मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको कर्म योग सिखाता है। फल की चिंता का मतलब क्या है कि फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता जब होती है तब आप एक टाइम पीरियड बांध देते हैं कि ये तो इसमें ही होना चाहिए, नहीं हुआ तब तो मैं छोड़ दूंगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे लाखों की संख्या में उनके फॉलोवर्स उन्हें सुनने आते हैं, लेकिन खास बात यह थी कि जब वो हमारे यहाँ पॉडकास्ट के लिए आई, उन्होंने उनके इस बड़े व्यक्तित्व का एहसास हमें होने तक नहीं दिया। उनकी सादगी हमारे दिल को छू गई। उन्होंने जिस बेबाकी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया वो काबिल तारीफ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन द मोटिवेशनल स्पीकर, द स्पिरिचुअल ओरेटर जया किशोरी जी की, जिनके दो रूप हमें इस पॉडकास्ट में देखने को मिले। पहला, अ स्पिरिचुअल गुरु, एंड दूसरा, नॉर्मल पर्सन। और अगर आप भी उनके इस दोनों रूपों से रूबरू होना चाहते हैं तो आपको यह पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। लेट्स वेलकम द डायनामिक पर्सनालिटी जया किशोरी जी ऑन द मोस्ट अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट विद ए टू। जया जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ए टू मोटिवेशन के पॉडकास्ट में, जिसका नाम है टेंजर टॉक। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं थोड़ा नर्वस हूँ बिकॉज इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, मुझे लगता है कि आपको धार्मिक गुरु कहना गलत नहीं होगा। आज के प्रोस्पेक्ट में बहुत लोग आपको मानते हैं, पर मैं जितना पढ़ा हूँ, जितना सुना हूँ आपके बारे में, मेरा पहला सवाल उसी से रिलेटेड है। इतनी छोटी उम्र में मैंने अभी सुना कि आप सिर्फ 6 साल की उम्र से स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में है। जनरली आज का यूथ आध्यात्म को समझता तक नहीं है, आपने 6 साल की उम्र से ही शुरू कर लिया। ये कैसे हुआ? वो जर्नी थोड़ा आप बताइए प्लीज। जर्नी की शुरुआत परिवार से ही हुई कि मेरे घर का माहौल हमेशा से बहुत स्पिरिचुअल, बहुत रिलीजियस था। हम सभी शाम को हनुमान चालीसा एक साथ करते थे, हफ्ते में एक दिन कीर्तन करते थे। तो उस वजह से मेरा झुकाव हमेशा इसी ओर रहा, और उस झुकाव को मेरे माता पिता ने प्रोत्साहन दिया। और उस वजह से 6 साल की उम्र से मैंने शुरुआत की, पहले भजनों से की, फिर कथाओं से की, फिर अब मोटिवेशनल सेशंस की ओर। तो वो जर्नी रुकी नहीं है अभी तक, एंड आई होप आगे भी ना रुके, कुछ ना कुछ नया होता रहे। तो यही एक जर्नी है जिसमें बस परिवार का माहौल, उनकी कहानियाँ, उनकी बातें, जिन्होंने एक इंटरेस्ट बचपन में ही जगा दिया था आध्यात्मिकता की ओर, और शायद उसी ने मुझे हेल्प किया आज इस जगह पर खड़े होने के लिए। दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है। मैं भी जब आप ये बता रहे थे मुझे कि आपके पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट किया, तो उनके दिमाग में ये नहीं है कि अभी बच्ची है, इसकी पढ़ाई रह जाएगी अगर इन सब चीज़ों में पड़ गई तो? और ये भी जानना चाहते हैं कि आपने, अगर उन्होंने इस चीज़ में भी सपोर्ट किया, तो आपका स्टडीज़ कैसे कंप्लीट हुआ? उन्होंने पूरा बैलेंस रखा, ओके। और ग्रेजुएशन डिग्री तो मुझे लेनी ही थी, तो मैंने बीकॉम तक की पढ़ाई की है। और तब तक मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, पढ़ने में भी उतना ही सपोर्ट किया कि मेरे साथ साथ वो भी पढ़ते थे। जो आध्यात्मिक किताबें हम पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ते थे, मुझे समझाते थे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम टाइम था आज के हिसाब से कि मैं कंटिन्यूसली पूरा समय अपना उसको दे पाऊँ। तो वो भी पढ़ते थे, वो मुझे बेस्ट पार्ट्स निकाल के ला के देते थे कि ये तुम पढ़ सकती हो। और फिर स्कूल के साथ भी उन्होंने पूरा स्कूल कॉलेज में मेरा सपोर्ट किया, उस चीज़ में भी मुझे पढ़ाना, ट्यूशन्स लगाना, ट्रैवलिंग भी अगर हो रही है तो उसको कैसे ईज़ में रखना ताकि मुझे दिक्कत ना आए, ये पूरा ध्यान उन्होंने रखा। तो एक बैलेंस बनाकर वो चले। और जैसा मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड आता है। कई लोग हैं जो मैं जिस अभी एज में हूँ उस एज में अब स्ट्रगल करेंगे, मैंने बचपन में कर लिया वो स्ट्रगल। तो एक पीरियड है बस स्ट्रगलिंग का, तो मेरा वो पीरियड बचपन में आ गया था, जिस वजह से अभी मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ। और जो चीज़ें मुझे शायद अभी सीखनी चाहिए वो मैंने उसी वक्त सीख ली। तो चाहे वो रिजेक्शंस देखना हो, फेलियर्स हैंडल करना हो, उनसे सीख लेना हो, ये मैंने काफ़ी यंग एज में देख लिया था। ओके, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है कि आप इतने शांत हैं, इतने काम हैं। स्ट्रगल जो आपने बोला,
तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे किस तरह का स्ट्रगल आपने फेस किया, और दूसरा उससे आप ओवरकम कैसे हो, बाहर कैसे निकले? स्ट्रगल इज स्टार्टिंग में, देखिए कोई भी फील्ड होती है तो, और कंपटीशन भी बहुत होता है, आपके आसपास लोग होते हैं, और क्योंकि आप नए हैं तो आपको उतने मौके नहीं दिए जाते, आप बच्चे हैं तो आपको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ें एक तरीके से मेरे लिए बहुत स्ट्रगल करने का ही तरीका था मेरा, कि आप कोशिश कर रहे हैं सीरियस होने की, अपना काम अच्छे से करने की, और आपको उतना सीरियसली लिया नहीं जा रहा। और हम जो दूसरा स्ट्रगल मैं मानती हूँ अपने लाइफ का, कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, तो इतना भी हम नहीं कर सकते थे कि ऑल टाइम फ्लाइट्स की जर्नी हो पाए, तो ट्रेन्स में जाते थे, और स्कूल मिस ना हो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखा जाता था। तो वीकेंड्स में ही या समर वेकेशंस में होता था, और अगर वापस स्कूल आना है तो मोस्टली जर्नीज़ ऐसी होती थी कि 5 साढ़े 5 बजे हम अपने जगह घर पहुंचते थे, स्टेशन पहुंचते थे, और ट्रेन में ही ड्रेस अप करके स्कूल के लिए डायरेक्टली स्कूल जाते थे। तो रात की नींद कई बार ठीक से होती नहीं है, पर आपको स्कूल भी अटेंड करना पड़ता है। आने के बाद भी ट्यूशन्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत हो गए हैं बच्चों के लिए। तो ये सब होता रहता है। और सबसे बड़ी जर्नी आई वुड से, जब मैंने अपनी श्रीमद् भागवत कथा तैयार की थी, 7 डेज की होती है वो, 7 दिन की, तब मेरा बोर्ड्स था 12th का। तो मुझे लगता है कि वो 1 साल ही मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन साल था, जब मैं 2 बहुत बड़ी चीज़ें कर रही थी। तो ठीक है, वो जर्नी निकल गई, लेकिन उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहला चीज़ बैलेंस करना सिखाया, कि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी भी क्या है वो भी आपको समझा देती है। कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसको कैसे आपको आगे रखना है, लेकिन बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो ये सारी मैच्योरिटी और फेलियर्स को हैंडल करना, उस वक्त उससे सीख लेना, कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अजीब होगा, पर बचपन में जब मैं इन चीज़ों को देखती थी, इंसल्ट्स या रिजेक्शन ये सब हैंडल करती थी, तो मेरा कंप्लेन हमेशा भगवान से होता था, ना कि किसी और से। मुझे उनसे पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं का मतलब ही कि आप रीज़न जानना चाहते हैं। तो रीज़न ही आपको एक लेसन की ओर लेकर जाता है। तो ये चीज़ें मेरे साथ क्योंकि बहुत यंग एज में हुई, तो अब मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी फेलियर आए तो मैं तुरंत लेसन की ओर मुड़ जाती हूँ, कि नहीं, बाकी अपसेट होना ये चीज़ें होती रहेगी, पर ये अभी सिखाना क्या चाह रहा है, इस पे फोकस करो और सल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। तो ये मुझे उस चीज़ों की वजह से मिला है। एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग बच्ची समझ के इग्नोर कर रहे थे, सीरियसली नहीं ले रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि हमने क्या किया। बट थैंक यू, नहीं लिया आपने, क्योंकि उसी वजह से मुझे इतनी सीख मिली। तो कई बार, जैसा मैंने कहा, लेसन्स है ये भी, कि वो भी भगवान के लेसन्स है। हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने का मतलब यही होता है, कि पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि चोट लगी तब भी हम ये कहें कि नहीं लगी, नहीं लगी है, क्यों लगी है ये सोचो, कि क्या मैं तेज चल रहा था, या मैं जोर से दौड़ रहा था, या मैं ठीक तरीके से मैंने चीज़ों को, रास्ते को नहीं समझा है, ये समझो। पॉजिटिव होना नहीं कि जो हुआ उसको नकार दो। पॉजिटिविटी कि जो नेगेटिव भी हुआ है वो क्यों हुआ है, उसकी तरफ अपना ध्यान मोड़ो। तो क्या मैं ठीक हूँ? आप मुझे बताइएगा कि 6 साल की उम्र में एज अ हॉबी आपने आध्यात्म को ज्वाइन किया, क्योंकि आपको अच्छा लगता था जी। बट इवेंचुअली आपने इसको अपना करियर बनाने का सोचा। जी। तो मैं अगर ठीक हूँ तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, स्ट्रगलिंग पीरियड में जो आपको लोग सीरियसली नहीं लेते थे, वो लोग कौन थे? आई मीन उनका प्रोफेशन क्या था? कि आप प्रोफेशन जो आपको बुला रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा नहीं, तो आप बिकॉज आप रिलीजियस वर्क्स में अलाइन थी, आप गीता के पाठ करती थी, तो जो दूसरे गीता के पाठ करते थे वो आपको अपोज करते थे, क्या सीन था वो जानना था मुझे। नहीं, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहूँगी, और मैं शुरुआत में मैंने गीता के पाठ नहीं, मैंने भजनों से शुरुआत की थी, और भी कई तरीके होते थे, हम कहीं फंक्शंस में भी जाते थे। तो आपके आसपास के लोग होते हैं, आपको जो बुला रहे हैं उनमें से कई लोग होते हैं, और जो मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन नेचर है, कि कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। एग्जैक्टली। तो शुरुआत में आपको नहीं किया जाता है, एंड अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रगलिंग पीरियड इतना टफ नहीं होगा। तो मैंने इस चीज़ को मान लिया था कि इट्स ओके, ये नॉर्मल है। अभी आपने इतना कुछ शायद नहीं किया है, इस
फील्ड को आपने इतना, आपका योगदान नहीं है कि लोग आपको इतना सीरियसली ले, तो आप योगदान दीजिए। आप इतना काम करिए इस फील्ड के लिए कि तब आपको जाके लोग बोले कि हाँ इसने काम किया है। तो अभी आपने इतना नहीं किया, तो आप क्यों चाह रहे हैं कि आइए सब मुझे रिस्पेक्ट करिए, सब मेरा, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मेरी ये थिंकिंग है कि जब तक आप उस जगह को उतना योगदान नहीं देते हैं, आपको वापसी भी नहीं मिलती है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि जब आप नए लोग आ रहे हैं तो आपको थोड़ा काइंड होना चाहिए। तो ये दूसरी सीख मैं दूसरी तरफ भी देना चाहूँगी, और ये किसी भी फील्ड में है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप रिलीजियस फील्ड की बात करें तो वहाँ पर क्या डिसिप्लिन नहीं होता है काम को लेकर, या अगर आप प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हैं तो उस प्रोफेशन को लेकर लोग प्रोफेशनल नहीं होते, सब होते हैं। तो उनकी भी एक रीति रिवाज है, उनका भी एक तरीका है काम करने का। बट हाँ, हर काम में, चाहे ऑफिस है, रिलीजियस फील्ड है, स्पिरिचुअल फील्ड है, कहीं भी है, बी काइंड। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपका पैसा भी नहीं लगता, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आप लोगों को लेकर थोड़े काइंड हो जाइए, और आप दुनिया को एक अच्छी जगह ही बना रहे हैं रहने के लिए। दैट्स इट। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिला हूँ मैं। हिंदी भाषा जो हमारी है बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छी भाषा है। लोग बहुत कम इसको अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके शब्द बहुत सुलझे हुए हैं। बहुत कम लोग इतने एक्सप्रेसिवली हिंदी को बोल सकते हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा। तो मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में भी है कि आपने जब ग्रेजुएशन के लिए अपना फील्ड चुना तो वो फील्ड क्या था? बीकॉम कॉमर्स ही चुना तो था आपने मैंने। उसमें कोई, अच्छा बीकॉम में चले गए। जी। ये तो बहुत अमेजिंग है कि आप टू बी वेरी ऑनेस्ट थी कि मुझे डिग्री लेनी थी, हाँ और क्योंकि मैं अपना दूसरा काम कर रही थी, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगा था कि मुझे इंटरेस्ट की ओर ध्यान देना है। तो मेरा ध्यान एक्चुअली मेरे दोस्तों की तरफ था कि वो कौन सा फील्ड चुन रहे हैं, कि मुझे तो एक बैलेंस बना के काम करना है, क्योंकि बाकी मेरी पढ़ाई तो कहीं और चल रही है और बहुत सीरियसली चल रही है। तो पर लास्ट में मुझे लगा, पता चला कि बहुत ही मेहनत लगी मुझे, मैं कोई और फील्ड ले सकती थी जहाँ एक बैलेंस इजीली बन सकता था जो मेरे ही फील्ड से रिलेटेड होता। बट दोस्त भी दोस्त होते हैं, तो मैंने दोस्तों के चक्कर में ये बीकॉम फील्ड चुना कि वो जिस फील्ड में, जो जिस कॉलेज में जाएंगे वहीं जाऊं, ताकि, क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ प्रॉपरली नहीं हुई। मैंने जिस कॉलेज को, वहाँ पे जनरली आप एग्जाम देने ही जाते थे, रोज रोज कॉलेज नहीं जाते थे, क्योंकि स्कूल लाइफ मैंने बहुत रेगुलर वे में की है, और उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल करती थी, टीचर से डांट भी बहुत पड़ती थी, और आप उस वक्त नहीं समझा सकते कि आपकी एज भी छोटी है, आपको नहीं पता अब यहाँ भी लोग सीरियसली लेंगे कि नहीं उस बात को। आई वाज टू स्कैर्ड ये बताने को कि मैं क्या करती हूँ या मैं अच्छा काम कर रही हूँ, और इस वजह से थोड़ा भी जो डिसबैलेंस बन रहा है तो बहुत डांट भी पड़ती थी। तो उस वजह से मैंने कॉलेज के लिए अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि अब कॉलेज ऐसा हो जहाँ मुझे रेगुलरली ना जाना पड़े, थोड़ा ईज रहे, मैं पढ़ाई, कोई ज़रूरी क्लासेस है जाऊं, एग्जाम्स है तब जाऊं, अदरवाइज नहीं। तो उस वक्त मेरा मन था कि उतने दिनों में भी आई वांट कि कोई ऐसे आसपास हो जिनको मैं जानती हूँ, क्योंकि आप कंटिन्यूसली नहीं जान रहे तो आप दोस्त बनाएंगे नहीं, तो आप उन्हीं के बीच जाइए जो ऑलरेडी दोस्त हैं। तो इस वजह से मैंने बीकॉम चुना। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा आसान तो आर्ट्स होता है, आज तक यही सुनते आए थे। इन्होंने फील्ड दूसरा चूज करना, कॉमर्स में आए। कॉमर्स में आए, आपको लगता है कि मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो कहीं मुझे काम आ रही है, या फिर ठीक है, नहीं लगता है ना ऐसी किया है, पेस्ट हो गया? नहीं, आई थिंक वो बैलेंस बनाने के चक्कर में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि वो दो अलग फील्ड था, और मल्टीटास्किंग हुई मेरे लिए एक, कि दिमाग दो तरफ चल रहा है, एक तरफ पूरी तरीके से कॉमर्स में चले जाते हैं, एक तरफ पूरा अध्यात्म में चले जाते हैं, लेकिन आपको दिमाग बैक टू नॉर्मल वापस कॉलेज में कोई काम है तो लाना पड़ता है। तो ये शायद मुझे बहुत हेल्प किया, और आज के टाइम पे मैं मल्टीटास्क अच्छे से कर पाती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती। तो शायद हर काम आपको कोई ना कोई लेसन तो देकर जाता है, वेस्ट तो आई डोंट थिंक कुछ भी होता है। वो दिख रहा है ना एक्चुअली, आपका मन कॉमर्स की तरफ जब जा रहा है तो मोह माया की तरफ लेके जा रहा है, पैसा। ऑब्वियसली आपने बैलेंस बना के रखा, आध्यात्म की तरफ भी उतना ही हूँ। मेरा अगला सवाल आध्यात्म को लेके है। आपको लगता है इंडिया में यूथ आध्यात्म को बहुत अंडररेट करके चलता है, समझता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी को? यूथ के लिए डायरेक्टली नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स ने निभाया है। तो ये पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि पेरेंट्स भी कई हद तक बच्चों को छोटी उम्र में स्पिरिचुअलिटी में डालते नहीं हैं। फर्स्ट डर
कि वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी में ना चला जाए। सेकंड, उनको लगता है कि अभी थोड़ी उम्र है, अभी तो खेल कूद की उम्र है, अभी जब अच्छी खासी उम्र आएगी तब करेंगे। पर मेरा मानना ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत काम बनाता है, एक बहुत अच्छा सोचने का पर्सपेक्टिव देता है लाइफ को, एक लार्जर स्केल में आपको काम करने की सोच देता है। और लार्जर स्केल का मतलब है जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपने हर काम में 2-3 बार सोच रहे हैं कि ये करने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, दुनिया के लिए कितना अच्छा है, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। तो आई थिंक इसकी ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा आज के यूथ को है, क्योंकि उनकी लाइफ में कंपटीशन बहुत है, हद से ज़्यादा है। ये मेरे पेरेंट्स भी मानते हैं कि जिस तरीके से पढ़ाई में भी आज कंपटीशन है, आज के कॉलेजेस में 98-99 कट ऑफ है। आई डोंट नो हमारे बच्चे होंगे तब कट ऑफ क्या होगा। पता नहीं, 100 से तो ऊपर सीरियसली कि अब इतना कंपटीशन है तो बच्चा एज इट इज़ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, पीयर प्रेशर है और ऑल टाइम कंपैरिजन है। तो ये तो बेस्ट एज है स्पिरिचुअलिटी के लिए, कि वो जितनी प्रॉब्लम्स का भी सामना कर रहा है उतनी एज में जाके आई डोंट थिंक उसके पास इतने प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे शायद वो रिटायरमेंट में होगा या आराम के मोड में होंगे। तो एज तो यूथ ही होनी चाहिए। और इसको अगर मैं भगवान से भी जोड़ूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कथाओं में कि जब आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो आप 1-2 दिन पहले का चढ़ाते हैं या 10-15 दिन पहले का चढ़ाते हैं, रिएक्शन इज नहीं, फ्रेश चढ़ाते हैं। तो बोले फिर अपने आप को इतना पुराना करके क्यों चढ़ाते हो? एग्जैक्टली। आप भी जब फ्रेश है, आप भी जब यंग है, आप सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को ग्रैब अच्छे से कर सकते हैं, तो यही तो सही एज है स्पिरिचुअलिटी को जानने की। ना कि तब जब आप बहुत रिजिड हो चुके हैं, जब आप आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके हैं, आपका थॉट प्रोसेस एक ही लाइन पे चलता है, अब आप चेंज होना नहीं चाहते, तो फिर आप कैसे सीखेंगे चीज़ों को? तो इसीलिए यूथ के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप एक छोटी उम्र में उनको इस चीज़ में डालिए, सो दैट वो आज के कंपटीशन का सामना अच्छे से कर सके। तो अब तो जितने लोग देख रहे हैं, हमने बहुत बार आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की बात बोल रहे हैं, हम लोग इसका वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधे शब्दों में पूछूं अगर कि आध्यात्म क्या है, और अगर कोई आध्यात्मिक होना चाहता है तो उसे पूरे दिन में कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कोई आम इंसान है, ठीक है, आपसे सुना, मुझसे सुना, बात की, तो क्या है आध्यात्म, और उसे पूरे दिन में आध्यात्मिक होने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं एक सिंपल, जैसा आपने कहा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में आपको स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल होना क्या है, कि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई भी रिचुअल, एंड वो कोई भी फील्ड से हो सकता है, काम है, पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, परिवार है, कुछ भी है, करियर है, कोई भी रिचुअल आपके स्पिरिट के साथ हो रहा है कि आत्मा से जुड़कर, वो स्पिरिचुअल है। क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता, पर इसको सुनने के लिए समय देना पड़ता है। आज वो समय हमारे पास नहीं है, तो इसको सुनने के लिए आपको पहला पेशेंस लगेगा, तो आपको स्पिरिचुअलिटी पेशेंस की ओर लेकर अपने आप जाएगी। क्योंकि हम इतना मशीनों के साथ काम कर चुके हैं कि हमको हर चीज़ अब कुछ सेकंड्स में चाहिए, और ये सेकंड्स में काम नहीं करता। ये इसकी बात सुनने के लिए समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन चाहिए आपको, तभी ये आपको सही रास्ता देता है, और बिल्कुल सही रास्ता देता है। इसलिए कहते हैं ना, अपने मन की सुनो, एक्चुअली आपके अपनी आत्मा की सुनो, अपने स्पिरिट की सुनो, वो क्या बोल रहा है। तो वो सुन के अगर आप हर काम कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहीं पर भी अच्छे से करो। अगर एक डॉक्टर अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, सब, वो स्पिरिचुअल है। ज़रूरी नहीं उसे पूजा पाठ करे तो ही वो स्पिरिचुअल होगा। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अच्छे इंटेंशंस के साथ कर रहा है, वो आदमी स्पिरिचुअल है। फिर आप डीप जाते हैं उसमें, तो आपको कई वेज मिलते हैं, चाहे वो चैंटिंग है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो लोगों की हेल्प करना है, तो वो कई फील्ड्स हो सकते हैं जब आप डीप जाए। पर अगर सिंपल शब्दों में, तो अच्छा इंटेंशन और ईमानदारी, अपने काम की तरफ जागरूकता, पेशेंस, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल माइंड की ओर ही लेकर जाता है। क्या बात है। अगला सवाल मेरा ये है कि आध्यात्मिकता में जाने के लिए, जैसे आपने कहा कि आप कोई काम भी कर रहे हैं और अच्छे मन से कर रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं, बिल्कुल सही बात है। पर कोई और चीज़ें भी कुछ ऐसा चाहिए, जैसे कि मैंने अभी सुना है कि जनरली जो आध्यात्मिकता में लोग होते हैं, उनका फूड प्रेफरेंस, जो खाना होता है,
वो शायद नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, ऐसा परसेप्शन, मैं सही बोल रहा हूँ गलत मुझे पता नहीं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि उनका फूड प्रेफरेंस भी अलग होता है, उनका मूड प्रेफरेंस अलग होता है, वो जहाँ रहते हैं वो जगह भी अलग होती है, कुछ अलग होता है, या फिर संसारिकता में रहते हुए भी अध्यात्म को अपनाया जा सकता है? संसार में रह सकते हैं, पर आपके काम, जैसा मैंने कहा कि आपकी सोच थोड़ी सी लार्जर पर्सपेक्टिव पे चली जाती है, जहाँ आप लोगों के बारे में भी सोचना। तो अगर आप जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको पता है कि उससे किसी और को तकलीफ हो रही है, तो वो सोचते ही आदमी पीछे हट जाता है। अब अगर नॉन वेजिटेरियन में नहीं, जंक फूड्स भी है, जैसे हम गुणों की बात करते हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं तो आप सात्विकता की ओर जाते हैं। तो उसमें हर चीज़ है, पर दैट डज नॉट मीन कि आप फैमिली में नहीं रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, पर आप किसी भी ऐसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे जो आपके लिए खराब है। फूड भी हो सकता है, तो सात्विकता में आपकी फूड हैबिट्स अच्छी होती है, क्योंकि कई ऐसे फूड्स हैं जो आप पे हावी हो जाते हैं, आपको ज़्यादा नींद आने लगती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो नींद पे कंट्रोल है वो उसको खराब कर देगा वो फूड, तो आप उस फूड को अलग कर देते हैं कि नहीं, आप किसी भी ऐसी चीज़ को पावर नहीं देंगे कि तुम मुझ पे हावी हो, क्योंकि मालिक मैं हूँ। आपको भगवान ने मालिक ही बनाकर भेजा है, इमोशंस, इंद्रियां, इनके आप मालिक हैं, और इसीलिए आपको हर स्क्रिप्चर में कहा गया है कि इनको कंट्रोल में रखो, इसीलिए कहा गया, पर हम स्लेव बन रहे हैं धीरे धीरे। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्लेवरी से वापस से ओनरशिप की ओर लेकर आया जाता है कि मालिक तुम हो, तो हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए, कोई भी चीज़ तुम पे हावी नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिकता की जब हम बात करते हैं, धर्म गुरु स्पेशली बहुत सॉर्टेड होता है, उनका थॉट प्रोसेस बड़ा सॉर्टेड होता है, तो लोग फॉलो करते हैं, फॉलोवर्स हैं इंडिया में यूथ है, अच्छी बात कोई करता है तो फॉलो भी करते हैं। बाहरी चीज़ें आपको बहुत मिली हैं, समझते हैं उस चीज़ को, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आध्यात्मिकता को जब आपने अपनाया तो आंतरिक तौर पे आपने 4 क्या बदलाव या 3 क्या बदलाव देखे अपने अंदर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनाया एज सच कुछ भी नहीं मैंने, और मुझे ऐसा लगता है हर आदमी स्पिरिचुअल है अंदर से, पर उसको रियलाइज करने में समय लगता है। जैसे धूल बैठ जाती है, या सोने पे मान लीजिए धूल बैठी, कोई सोने की चीज़ है, उस पर इतनी धूल बैठ गई अब आपको दिख नहीं रहा है, पर क्या इसका मतलब है कि वो सोना नहीं है? सोना तो सोना ही रहेगा, आपको उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी चमक दिखेगी। तो कोई भी ज्वेलरी है, डायमंड्स है, कुछ भी है, जब धूल बैठती है तो थोड़ा काला होने लगता है या धुंधला पड़ने लगता है, तो आपको सफाई करानी पड़ती है। तो स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर है, पर कई बार सामने की जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो बाहरी दिखावों में हम जा रहे हैं, तब उसके बीच में वो थोड़ा धुंधला पड़ जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग है, सत्संग है, स्क्रिप्चर्स है, ये उस धूल को हटाने का काम करता है। तो मैंने एक जर्नी जी है, मैंने कभी कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था कि मैं स्पिरिचुअल होती हूँ, कभी नहीं था। मेरी जर्नी बचपन से चल रही थी और ये चीज़ें इनसे जुड़ी थी, तो अंदर जो स्पिरिचुअलिटी थी ऑलरेडी वो बहुत जल्दी बाहर आ गई। बस यही है कि है आपके अंदर भी, सबके अंदर है, और उसमें थोड़ी धूल जम गई है। तो ये सब टूल्स है उस धूल को हटाने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि हेल्प मुझे यही किया कि फर्स्ट, बाहरी चीज़ें मुझे जल्दी से ट्रबल नहीं कर सकती, एंड आज के टाइम पे सबसे बड़ा वर्ड इज ट्रोलिंग, कि बहुत जल्दी आपको दुख होता है कि लोग गलत क्यों कह रहे हैं, लोग गलत बातें क्यों कर रहे हैं। नॉट दैट कि कभी मुझे हुआ ही नहीं, हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन शुरुआती टाइम पे हुआ। धीरे धीरे आप उन चीज़ों को जब स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने लगते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस और बढ़ती है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन इज मंत्रास, सत्संग, कि आप जब कथाओं में आते हैं, मैं पर्टिकुलरली कथा में कहती हूँ, हम 3.5-4 घंटे की कथा होती है और उतनी देर कोई फ़ोन यूज़ नहीं करता। Amazing. और आज के टाइम पे आप सोच नहीं सकते इतनी देर कोई फ़ोन के बिना बैठा है। Exactly. और लोग खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपना काम छोड़ छाड़ के आते हैं, अपने ऑफिस छोड़ छाड़ के आते हैं, दुकानें बंद करके आते हैं, जो जनरली नहीं करेंगे दूसरे कामों के लिए। वो इतनी जल्दी इन चीज़ों से दूर नहीं होंगे, उन्हें समय का पता नहीं चलता, उनके मूड्स बहुत अच्छे हो जाते। तो ये क्यों है कि उनका जो साउंड होता है, सत्संग, जो सत्संगी होता है, जल्दी से डिप्रेशन में भी नहीं जाता। ये सच्ची बात है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन का साउंड से भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है। जो इंसान सत्संगी होता है वो जल्दी से डिप्रेशन में नहीं जाता। ये भी स्पिरिचुअल होने का एक तरीका है।
तो फर्स्ट थिंग कि मुझे बाहरी चीज़ें दिक्कत नहीं देती। दूसरा पेशेंस लेवल, मैं जल्दी से अपना पेशेंस नहीं खोती। आप मुझे अगर गुस्सा दिलाना है तो आपको बहुत सारी गलतियां करनी पड़ेगी। ओके। मैं एक गलती में जल्दी से गुस्सा नहीं होती कि आपके बहुत 1 2 3 महीने लगेंगे तब जाके वो एक वॉल्केनो आता है। और उस पर भी इट्स नॉट दैट कि मैं अपना आपा खो जाती हूँ, नहीं, मेरा गुस्सा होने के तब मैं शांत हो जाती हूँ। ठीक है। तो उस पर भी आई ट्राई कि वो चीज़ मुझ पे हावी नहीं होनी चाहिए। गुस्से के लिए भी हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि जब मुझे ऐसे तो बहुत अच्छे हैं पर जब गुस्सा आता है तो अंदर का राक्षस बाहर आता है। तो मतलब राक्षस है, अगर होगा नहीं तो बाहर कैसे आएगा? मतलब आपके अंदर एक राक्षस रहता है, तो अब आपका काम है उसको बाहर निकालना, वरना वो तो आएगा, जब समय मिलेगा वो बाहर आएगा और फिर वो आपके बने बनाए काम को खराब कर देगा। सही है, ट्रू। तो स्पिरिचुअलिटी उस राक्षस को खत्म करने का काम करता है। क्या? कि आप पर चीजें हावी नहीं होगी, यानी आपकी हर रिएक्शन का कंट्रोल आपके पास है। मुझे गुस्सा करना भी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी, मुझे कुछ भी करना है वो मेरी मर्जी से होगा, वो किसी और के छेड़ने से नहीं होगा। और प्लस कंसंट्रेशन, कि अगर मैं कोई काम कर रही हूं तो फिर आप किसी और चीज से मुझे भटका नहीं सकते, मेरा ध्यान उस पर ही रहेगा। तो ये मंत्रों से होता है, जो मैं मंत्र चैंटिंग रोज करती हूँ कि आपका ध्यान उसकी तरफ होता है। तो ये एक तरीके का मेडिटेशन है मेरे लिए, जो मंत्रों के चैंटिंग से मुझे मिलता है। तो वो तो ये 3 चीजें जो मेरे काम में, मेरे रिलेशनशिप्स, फैमिली, क्योंकि आज के रिलेशनशिप मतलब एक ही रिलेशनशिप हो गया है, बट रिलेशनशिप में फैमिली है, परिवार है, फ्रेंड्स है, सबके साथ बहुत हेल्प करता है, मेरे काम में हेल्प करता है, और मेरे पर्सनल यानी जो मेरे साथ मेरा रिलेशन है उसमें बहुत हेल्प करता है। सो आई कैन बी अलोन, कभी भी मुझे वो चीज़ दिक्कत नहीं देगी। मुझे कोई नहीं चाहिए, अगर मैं अकेली भी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है। तो ये चीज़ें मुझे उन सब चीज़ों से मिली है। ये एंगर इशू का तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है और कुछ ऐसी चीज़ सामने आती है तो गुस्सा आने लगता है, तो उसे कंट्रोल कैसे करें? और एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी तो शायद आप कंट्रोल कर लिए हो गुस्से को, कभी ऐसा मोमेंट आया था कि आपको बहुत गुस्सा आया, फिर उसके बाद आपको अफसोस हुआ और सोचा कि इसको कर्व करना है या इसको ख़त्म करना है? ऐसा कोई मोमेंट था लाइफ में? सॉरी, अच्छा। बचपन में मोमेंट्स होते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, खास करके जब आपको पता है आपने गलती की है, से सॉरी, वो उसी वक्त उस चीज़ को शांत कर देगा। हम मानना नहीं चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है, हम उसको डिफेंड कर रही है बोल के कि अब ऐसा होगा तो गुस्सा आएगा ना। ये बोलना बंद कर दीजिए कि नहीं, मुझे आया एंड दैट्स रॉन्ग एंड आई एम सॉरी। तो ये चीज़ अपने आप, जो मैनेजमेंट है ना एंगर का, यही मैनेज करने का तरीका है। पर हम डिफेंड करने लग जाते हैं अपने आप को कि तुमने ये किया तो आया, ऐसा हुआ तो आया, ये प्रॉब्लम थी तो आया। ये बोलना बंद कर दो। कहीं ना कहीं बोलने से भी हमारी चीज़ें हम जस्टिफाई करने लगते हैं, और वो हमारे दिमाग में भी जस्टिफिकेशन हमको मिल जाता है कि नाउ डोंट से सॉरी, क्योंकि तुमने तो रीजनिंग दे दी ना, किस वजह से हुआ। जैसे आपने कहा कि वर्कलोड, तो आपने मान लिया कि वर्कलोड है तो गुस्सा आएगा। ये जनरल है, हर कोई करता है, हम सब करे हुए हैं। लेकिन ये एक समझने की बात है कि आपने बोल दिया दिमाग को, तब तो दिमाग सॉरी बोलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने तो मान लिया मेरी थोड़ी गलती है। गलती तो काम की थी, गलती तो सामने वाले की थी, गलती तो सिचुएशन की थी, तो वो मैनेज नहीं हो। तो एंगर मैनेजमेंट एक्चुअली मुझे लगता है कई तौर पर एक्सेप्टेंस भी है कि गलती हुई है तो आई एम सॉरी, एंड मेरी पूरी कोशिश हो कि अगली बार ये ना हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ सिंप्लीफाई कर सकती है इस गुस्से के प्रॉब्लम को। पर जनरली आज के यूथ में एक्सेप्टेंस को, मैं एक्सेप्ट करूं कि मेरी गलती है, इस चीज़ को आने में बहुत समय लगेगा। तो मीनवाइल अगर कोई सिंपल तरीके हैं कि एंगर को कंट्रोल किया जा सके? शांत हो जाइए। कैसे होंगे? नहीं, गुस्सा जब आता है तो कि आप शांत हो जाइए, या फिर आप जिससे आप प्यार करते हैं आप सामने वाले को बोल दीजिए कि मेरा मूड इतना अच्छा। कई बार बोलना भी तो अच्छा होता है। हाँ। कई बार हम सोचते हैं कि हम मूड ऑफ है, फिर हम घर आते हैं और फिर हम दूसरों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में जब आप बोलते हैं कि मेरा मूड ऑफ था, सही बात है, तो सामने वाला तो यही बोलता है ना कि मूड ऑफ था तो बोलना था ना, पहले ही कह दो। हम नहीं करते वो चीज़, पर आपने झगड़े को बढ़ा दिया। आप सोचते कि तुम समझो मूड ऑफ था, दैट्स रॉन्ग। क्यों? आपके, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ हर चीज में, कि आप दूसरों से क्यों एक्सेप्टेंस रखते हैं कि वो मुझे समझे? आप तो पहले अपने आप को समझिए।
आपने खुद ने ही नहीं समझा, अगर समझ लिया होता तो आपने बोल दिया होता कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो थोड़ी देर, फॉर एग्जाम्पल जब मुझे गुस्सा आता है, मेरे घर को पता है कि मैं शांत हो जाती हूँ, तो मैं कह देती हूँ कि मेरा मूड आज थोड़ा अच्छा नहीं है, तो वो मुझे छेड़ते नहीं है कि ठीक है। लेकिन वही अगर मेरा मूड ऑफ है फिर भी मैं आके बैठूँ पास में और फिर मुझे कोई ट्रबल करे तो मैं उस पर चिल्लाऊँ और फिर मैं बोलूँ मेरा मूड अच्छा नहीं है ना, तो सामने वाला तो यही बोलेगा ये बात बोलना था ना, हमको तो यही लग रहा है अचानक से क्यों ऐसे चुप हो गई, अचानक से रूड क्यों हो रही है। दैट्स रॉन्ग। आप अपने मूड की सजा दूसरों को क्यों दे रहे हैं? करेक्ट। और ये हम बाहरी तौर पे भी करते हैं कि हम बाहर जो लड़ाई करके आते हैं, तो बाहर ये भी एक रीजन मुझे लगता है कि गुस्सा, तो आप बाहर क्यों नहीं चिल्ला कर आते? क्योंकि आपको लगता है आपका पावर वहां इतना नहीं है, तो आप घर पे आके चिल्ला रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ पे, वाइफ हस्बैंड पे, या हस्बैंड वाइफ बच्चों पे। तो आप उस पे चिल्ला रहे हो जो आपसे छोटा है, जो आपसे कम पावरफुल है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोच समझ के ही हो रहा है, क्योंकि अचानक से गुस्सा आ जाता है तो वो तो फिर सब पे आना चाहिए। सोच समझ के आता है। जब आपको लगता है मेरे से पावरफुल सामने कोई है, तो आप गुस्से को चुप कर देते हैं। तो जब वहां कर सकते हैं तो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपके कंट्रोल में है। तो ये बात अपने आप को समझाना भी जरूरी है। एक्चुअली आपको ही आपका अच्छा करना है। मैं आपसे एक दिन, एक सेशन हो सकता है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, इट्स नॉट डायरेक्टली आपसे, कि कहीं से भी हम मोटिवेशनल सेशंस करने जाते हैं, कथाएं करने जाते हैं, 1 दिन 3 दिन 7 दिन मैक्सिमम। मैं लाइफ टाइम तो आपके पास नहीं बैठ सकती, वो तो आपको ही काम करना है। और आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये बात सच है कि कल मान लीजिए कि मेरे बॉस ने मुझ पे चिल्लाया था, मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला, या कोई बड़े आदमी ने मुझ पे चिल्लाया था, मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला। हाँ ये पक्का है, घर आके मैंने वो गुस्सा उतारा था। तो आपने माने एकदम समझ के काम किया है कि यहाँ तो कर नहीं सकते, तो चलो वहां चलते हैं, जो मुझसे घर भी नहीं, तो आप अपने से नीचे जो काम कर रहे हैं आप उन पे चिल्ला देते हैं। दैट्स रॉन्ग। ये सोची समझी चीज है। गुस्सा ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हर कोई चाहता है, लेकिन एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग डिप्रेशन में भी चले जा रहे हैं जी, है ना। तो क्या आध्यात्मिकता उसमें मदद कर सकती है तो कैसे कर सकती है? और आपकी लाइफ में कभी डिप्रेशन आया कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब जो मैं सोच रही थी वो हो ही नहीं रहा है, कैसे ओवरकम किया उसको? स्पिरिचुअलिटी आपको एक डिवाइन पावर से कनेक्ट करती है कि आपके ऊपर भी कोई है जो सब काम देख रहा है। वो आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, मेरे लिए शायद वो कृष्ण है, किसी और के लिए राम होंगे, किसी और के लिए कुछ होगा, सबके अपने अपने नाम हो सकते हैं। लेकिन एक हायर पावर है, कोई नाम नहीं भी दे तो एक हायर पावर है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो जब आप ये मानने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कोई एक ऐसा बैठा है जो मेरा बुरा नहीं कर सकता। मैं ये पर्सनली मानती हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी सिचुएशन इस हद तक नहीं ले जा सकती कि मैं बिल्कुल ही हार मान जाऊं कि अब कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बचा तो हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे लिए एक बैठा है ऊपर जो मेरा गलत नहीं होने देगा। तो अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है जो मेरे सोच के अगेंस्ट जा रहा है, जो मैंने प्लान किया है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो मे भी बड़ा प्लान है। मैं जो मांग रही हूँ वो चीज़ उतनी मेरे लिए अच्छी नहीं होगी जितनी वो सोच रहे हैं होगी। तो ये सोच मुझे जल्दी से हार नहीं मानने देती है। अपसेट हो सकती हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं अपसेट नहीं होती, मुझे रोना नहीं आता, सब कुछ होता है एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। इमोशंस खत्म भी नहीं होना चाहिए, हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं, इमोशंस होने चाहिए हमारे अंदर, पर वो हावी नहीं होने चाहिए। ये एक साइड है बात का। पर स्पिरिचुअलिटी जो पावर से आपको कनेक्ट करते हैं, तो वो डिप्रेशन में इसीलिए नहीं जाने देते क्योंकि एक मान लीजिए एक आदमी जो नहीं मानता इस चीज़ को, तो वो अपना जो भी 100% है वो देगा और फिर उसको लगेगा कि मैंने तो सब कुछ दिया, बचा क्या। अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर अब क्या करना, कुछ भी नहीं तो सब खत्म। पर वही जो एक मानता है कि एक पावर है, वो उसके लिए खत्म कुछ नहीं है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि मेरा काम तो हो गया, अब उसका बचा है, उसको करने दो। आपने कई एक बार ही ना सोशल मीडिया पे एक पिक्चर देखते हैं कि एक भगवान की फोटो है और उनके हाथ में एक बड़ा सा टेडी बेयर है पीछे, और सामने एक छोटी बच्ची खड़ी है, उसके हाथ में एक छोटा सा, भगवान वो मांग रहे हैं उससे, और भगवान को वो कह रही है कि पर मुझे बहुत पसंद है। तो एक्चुअली वो पिक्चर आपको पोर्ट्रे कर रहा है कि भगवान आपसे आपकी खुशी जो छोटी है आपको वो मांग सकते हैं कई बार, यानी आपको जो चाहिए नहीं मिल सकता है, पर आपको नहीं पता कि पीछे एक बहुत बड़ा टेडी बेयर रखा है जो आपके लिए ही है, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए जो हमारे अंदर
नहीं है, हमको हर चीज़ तुरंत चाहिए। मिला क्यों नहीं? क्योंकि आपको तुरंत, आप कुछ भी सर्च करिए सेकंड्स में मिल जाता है। इसलिए आजकल लोगों का लोगों से ही नहीं रिलेशन अच्छे से कनेक्शन बन पाता है, क्योंकि टेक्स टाइम। इंसान मशीनों की तरह काम नहीं करते, इंसान अपने पेस पे ही काम करेंगे और मशीन अपने पेस पे काम करती है। तो लोगों को लगता है इनको छोड़ो, मेरे को जो सेकंड्स में हर चीज़ मिल जाए मैं उसकी तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही है। यहाँ पे हम चाहे मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी इश्यूज है, हम सबकी ओर जा रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों से, नेचर से, इन सब से हमारा जुड़ाव कम होता जा रहा है। और जैसे ही फिर कभी अचानक होता है तो वो इन चीज़ों की ओर लेकर जाता है, क्योंकि अब आदत नहीं रही होने की। अचानक से हो जाए तो हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसका सामना नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप डिप्रेशन की ओर जाते हैं। तो मुझे पर्सनली उस दौर का कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास भगवान पे बहुत ही ज़्यादा है और ये समय दौर बहुत बढ़ता गया है। तो अब तो कोई भी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी गलत होता है मेरे प्लानिंग, फॉर एग्जांपल कोविड। अब कोविड में आप सोच भी नहीं सकते मेरे कितने बड़े बड़े प्लान्स थे, हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहे थे और सब कुछ हो चुका था कि बस अब तो उतरना ही है, काम करना ही है। एंड देन अचानक से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, सब कुछ बंद हो गया, प्रोग्राम्स बंद हो गए, कथाएं बंद हो गई। बट उस वक्त भी हमारा यही था कि मेरे पापा ने मुझसे यही कहा कि ठीक है काम तो नहीं है, पर जब था तब तुम बहुत एक्सक्यूजेस देती थी कि मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, मेरे पास नॉलेज गेन करने का ठीक से समय नहीं है, मैं महीनों तक बाहर रहती हूँ, मैं क्या करूँ। लाइक अब है, अब काम करो, अब पढ़ो। तो मतलब वो एक जो सैड फेस हो सकता था कि मेरे तो सारे प्लान्स ख़त्म हो गए, मैंने क्या सोचा था क्या हो गया, वो तुरंत से ख़त्म होके कि नहीं ये मिला है तो ये किसी और चीज़ के लिए मिला है, तो मेरे लिए ये नॉलेज गेन करने का समय था कि जो मुझे इतने समय से नहीं, फैमिली के साथ समय बिताने का समय था जो मुझे नहीं मिलता था, मैं महीनों बाहर रहती थी। तो वो तो तुरंत हमने उस चीज़ को मोड़ दिया, ये सोच के कि अगर भगवान ने दिया है तो सोच समझ के दिया है। तो ये सोच मुझे हार मानने नहीं देती। नहीं, आपको सुन के और मैं रिकॉल भी कर पा रहा हूँ, मुझे ये फीलिंग आ रही कि आध्यात्मिकता का मतलब एक मेडिसिन या दवाई नहीं है जो आपको दिया और बट ठीक हो गया। इट विल टेक टाइम, बट मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता एक तरह का हर चीज़ का सोल्यूशन देता है जो रूट वे से उसे ख़त्म करेगा, पर समय लेगा, उसके जवाब आपको देगा कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और वो अगर क्यों हो रहा है पता लग गया तो शायद आप रूट वे पे काम करके उसे ठीक कर सकते हो। वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और इसमें आपका काम बहुत ज़्यादा है। बाकी चीज़ों में हो सकता है कि आप डॉक्टर्स के पास चले गए, यहाँ वो काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ दवाई लेने का काम करना है, पर यहाँ पे मैक्सिमम काम आपको ही करना है। कि आपको एक, फॉर एग्जांपल अगर आप भगवान को देखते हैं तो भगवान का काम केवल रास्ता दिखाना था, क्योंकि लड़ने को तो पूरा महाभारत अगर वो लड़ते तो वही खत्म कर देते और सेकंड्स में आप पलक झपकते ही खत्म कर देते, पर उनका काम वो नहीं है। उनका काम केवल है कि ये रास्ता है, ये सही है, ये गलत है, चलना तुमको है, चलना है, गिरना है, उठना है, जो करना है वो तुमको करना है। ये जानते वो पीछे खड़े हैं, अर्जुन जानते थे भगवान सामने बैठे हैं, पर ये भी जानते थे शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो जो करना है वो मुझको ही करना पड़ेगा। तो साथ देने के लिए वो है, पर हाथ पकड़ के चलाने के लिए नहीं है, वो चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो आध्यात्मिकता भी यही है कि आपको लोग बता सकते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, पर आपको करना खुद ही पड़ेगा और उसमें बहुत मेहनत लगती है। कहते हैं ना, खुद पे काम करने में समय लगता है, तभी वो निखार आता है। लेकिन निखार अब जैसा मैंने कहा, मशीनें हैं, सब है, एप्स है, वो तुरंत आपको मिल गया तो लोग अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं कि नहीं मुझे तो मिल रहा है। तो वो आदत, एक आप समझिए दिमाग पे एक आदत पड़ रही है, खुद पे काम करना बंद करके हम उसको बाहरी कैसे घुमा फिरा के कर दे काम मशीनों के द्वारा, उस पर ज़्यादा फोकस हो गया है, बल्कि इसके कि नहीं वो काम मैं खुद कैसे करूं। तो स्पिरिचुअलिटी आपको इसकी ओर, है ना, कि बहुत डीप सब्जेक्ट है, ये आपको इतनी चीज़ों की ओर लेकर जा सकती है, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है फॉर अ बेटर कॉज, जो आप सोच भी नहीं सकते, और आपको इतना पावरफुल बना सकती है कि जो भी आपको लग रहा है कि एक छोटी चीज़ भी आपके बस की नहीं है, वहीं आपको लगेगा दुनिया में ऐसा क्या है जो मेरे बस का नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म से थोड़ा हटते मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हैं आपको सिर्फ एक ही एंगल से देखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है आप भी इंसान हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज आध्यात्म के अलावा क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना समय हर चीज़ के लिए मिलता नहीं है अब,
पर मोस्टली अगर जब भी मिलता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा फैमिली पर्सन हूँ। ओके। तो मुझे थोड़ा भी समय मिलता है तो मुझे लगता है कि आप फैमिली को, रिलेटिव्स को, मेरे जो आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको बुलाते हैं। तो मेरे लिए वेकेशन बाहर जाना नहीं होता, पर घर पे सबको बुलाना होता है कि जब भी समय मिल रहा है गेट टुगेदर करते हैं, चलो सबको बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हम जब भी घर पे होते हैं ये पक्का है, हम सारी मील्स एंड दैट इंक्लूड्स वो चाय का समय भी, हम सब 4 लोग हैं परिवार में, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं, मेरी छोटी बहन है, हम चारों एक साथ करते हैं, नो मैटर व्हाट। अगर कोई बाहर भी गया तो उसका वेट होगा, तो वो आ जाए और हम सब साथ में खाएंगे, हम बातचीत करेंगे, हम डिस्कशंस करते हैं, हम एक साथ मूवीज़ देखते हैं, लेकिन हम एक साथ करते हैं। तो मेरे लिए मेन है साथ में रहना। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत, क्या आप हॉबी नाम दे दीजिए, क्योंकि अब इतना समय है नहीं, अब हॉबी नहीं है बुक्स, पर एक ज़रूरत भी है। पर पहले हॉबी की तरह, पर अब एक ज़रूरत है कि मुझे पढ़ना पड़ता है। पर मुझे समय फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बिताना बहुत अच्छा लगता है। उन चारों से कितने अटैच्ड हो आप? बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा। बहुत हद से ज़्यादा। और जो आपने मुझे एक बार डिप्रेशन पूछा, तो नॉट एक्चुअली डिप्रेशन, बट काइंड ऑफ कि एक अलग तरीके की सैडनेस मुझे कोविड के टाइम हुई थी, जब आप अलग अलग बातें सुन रहे थे। और तब मुझे ऐसा लगा था कि एक टाइम होता है कि आपको फैमिली से दूर जाना पड़ता है या फैमिली दूर चली जाती है। तो वो सोच ने मुझे बहुत परेशान किया था। तो वो 4 लोग, अगर मैं कहूँ कि आपके मम्मी पापा, मेरी बहन, दो बहनें, नहीं या मैं और 4? मेरे 4 बस। 4 लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा वो डीप डाइव करते हैं। आध्यात्म में आप हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, उसमें डिटैचमेंट के बारे में बोला जाता है। जनरली डिटैचमेंट को ढंग से यूथ को समझाया नहीं जाता। उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या डिटैचमेंट यही है कि आप हिमालय सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाओ। बट मेरा परसेप्शन उसको लेके थोड़ा दूसरा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हो उसी जगह पर, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा अटैच्ड नहीं हो किसी से भी। दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। सी कहीं ना कहीं मुझे आपकी बात सही है, पर वो अटैच्ड नहीं हो से ज़्यादा आई एम इनटू कि वो हावी नहीं है मुझ पे। हाँ, मैं वही शब्द, लाइक आई एम टू अटैच्ड, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। पर जैसा मैंने कहा कि कोविड के टाइम की खबरों ने मुझे थोड़ा परेशान किया, उस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और जो ह्यूमन नेचर है, आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं तो वो अटैचमेंट तो होना ही चाहिए, वरना फिर प्यार रहा कहाँ आपके अंदर। लेकिन वो हावी नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे, एक अच्छी सोच से। कि थोड़ा डीप डाइव करते हैं इस सवाल को। सवाल एक्चुअली ये है बिकॉज ये हम सब मानते हैं, हम जानते भी हैं कि हम पैदा होते नहीं होते कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन मरना तय है, शाश्वत सत्य है जी। इससे बड़ी सर्टेन चीज़ कोई है ही नहीं। आप जाओगे ज़रूर। तो आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हो, अगर मैं ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कभी हो, बट एक ना एक दिन सबके लाइफ में होता है, जो आया वो जाएगा। आपको नहीं लगता वो अटैचमेंट आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख देगा बाद में जब वो नहीं, क्योंकि मुझे वो पता है। सी स्पिरिचुअलिटी, जब अब गीता जी में एक बात आती है, भगवान कहते हैं कि सत्य को जानना। इसका अब देखिए, गीता बताई किसको जा रही है? डिटैचमेंट के बारे में किसको बताया जा रहा है? स्पिरिचुअलिटी के बारे में किसको बताया जा रहा है? जो राजा बनने वाला है। उतनी लग्जरी में तो कोई नहीं रहता जितनी लग्जरी में पांडव या कौरव रह रहे थे। राज्य था पूरा उनके पास। तो अगर, और उसके बाद भी मिला है, जीते ही है वो, राज्य किया ही है उन्होंने। तो सब कुछ छोड़ देना ये डिटैचमेंट नहीं है, ये वैराग्य नहीं है, या ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। उसमें रहकर उन चीजों को समझना, पर सत्य को जानकर, जैसे आपने कहा कि सत्य है, सब जाएंगे, पता है जिस दिन आएगा उस दिन भी आप बौखलाएंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि आएगा ये दिन। आप दुखी होंगे, जैसा मैंने कहा, इमोशंस है, दैट इज वेरी नेचुरल। आपको समय लगेगा उससे ओवरकम करने में, दैट इज वेरी नेचुरल। पर आप ये बोल देंगे ये तो हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट नेचुरल। आई नो दैट, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं उस चीज को लेके अपने इमोशंस को खत्म कर दूं, क्योंकि वो हो नहीं सकता, वो एक ना एक दिन बाहर आएगा। तो इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, जो है वो सामने है, बट दैट डज नॉट मीन कि मुझे सच नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं संसार सच नहीं है, उसका मतलब क्या है? कि टेम्पररी है। करियर है, टेम्पररी है। फेम है, टेम्पररी है। मनी है, टेम्पररी है। पर इसका मतलब मैं कमाऊं नहीं।
एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए चाहिए आपको। आपको फेम आपको मिल रहा है तो ये एक पावर है कहीं ना कहीं बदलाव लाने का भी, कि आज अगर आप मुझे बुला रहे हैं, मैं इतनी बातें कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि एक फेम है और आपको पता है कि मैं जो बात बोल रही हूँ वो कई और लोग भी बोल सकते हैं, पर उनके पास वो फेम का पावर नहीं है तो लोगों तक पहुंचेगी नहीं बात। तो ये एक तरीके से एक टूल है चेंज लाने का, ये भी जरूरी है पर टेम्पररी है, मुझे पता है। तो किसी दिन चला गया तो मैं बौखला नहीं उठूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये सब टेम्पररी है। तो ये सच जान के आप लाइफ जिए, सारी मौज मस्ती करिए, अपनी इच्छाएं पूरी करिए, पैसा कमाइए, घूमिए फिरिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, सच जान के सब टेम्पररी है। परमानेंट मेरे लिए सिर्फ भगवान है। वो हम नहीं थे तो भी है, हम हैं तब भी है, हम चले जाएंगे तब भी रहेंगे। तो ये सोच जिसकी है वो वैराग्य लेके रखा है, वो डिटैचमेंट फॉलो कर रहा है क्योंकि उसको सच पता है दिमाग में। मृत्यु पे थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। हमारे इंडिया में क्या है ना, मतलब वी कैन से कि विश्व में होगा मे बी, पर भारत में ऐसा होता है कि अगर कोई शव यात्रा जा रही है तो जनरली माँ बाप अपने बच्चों को अंदर ले जाते हैं। वो शाश्वत सत्य देखने देते नहीं है, मृत्यु के बारे में बात करने नहीं देते। जब बात होती है तो डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा सा छाने लगता है, मतलब मृत्यु के बारे में बात क्यों हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि जब इतना बड़ा शाश्वत सत्य है, जो एक सर्टेन चीज़ है, उसके बारे में हमारे मन में फोबिया भरना वो कितना तक जायज़ है? बहुत गलत है। और अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़े तो आपको मृत्यु के बारे में तो पढ़ाया ही जाता है, ये सबसे बड़ा सच है, बताया ही जाता है। तो वही है कि क्योंकि हम अपने स्क्रिप्चर्स से भाग रहे हैं, हम सच से भाग रहे हैं, और इसीलिए हम झूठ की ओर इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जब सच का सामना होता है, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन सब आता है। क्यों? वो सच का सामना है आपका। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं कि बदलाव क्या है कि आप लोगों को बोलिए ऐसा मत बोलो, ऐसे मत करो, बट आप ये नहीं छोड़ सकते या ये बदल ही नहीं सकता। भगवान को आज तक लोग गलत बोल रहे हैं कि कंप्लेन तो उनकी भी हो रही है, बुराइयां तो उनकी भी हो रही है, तो आपको लगता है आपकी नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। ये चेंज कभी आ ही नहीं सकता कि 101% दुनिया में सब ठीक हो चुका है, कुछ भी गलत नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। सही गलत ये बैलेंस है, ये चलता ही रहेगा। ये आप पर हावी ना हो, ये आपका काम है। ये सच को जानना आपका तो वहीं पर है कि जब जो मृत्यु की बात है या सच की बात है, ये जानना जरूरी है। और इसीलिए जरूरी है आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए। गीता जी आज सबके घर में रखी होगी, श्रीमद् भागवत आज सबके घर में रखी होगी, रामचरितमानस, रामायण सबके रखी होगी, पर हम उसको बस सजा कर भगवान की तरह रख देते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर आप उसको पढ़ने जाए तो आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको सच के सामना कराएगी और झूठ से बचाएगी। जब आप श्री राम की बात करते हैं, जब आप श्री कृष्ण की बात करते हैं, इनकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आई, जो भगवान खुद है, जब इनकी आई तो यही सीख मिलती, जब इनकी आ सकती है तो मैं कौन हूँ, मेरे तो आएगी ही आएगी। पर इनके आने के बाद भी इन्होंने अपनी जो स्माइल है नहीं छोड़ी, इन्होंने सही का रास्ता नहीं छोड़ा, इन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो ये सब आपको स्क्रिप्चर से पता चलता है। तो क्योंकि हमने ये सब बंद कर दिया है तो इसीलिए हम झूठ की ओर इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अब एक टाइम आएगा जब उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको घर के अंदर डाल दिया जा रहा है या आपको चुप रहने बोला जा रहा है, ये सब बात मत करो, ये अच्छा नहीं है। जो सच है वो अच्छा नहीं कैसे हो सकता है? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है। एग्जैक्टली। कि जो कहते हैं ना कि जो पैदा हुआ है वो बड़ा होगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, कुछ पता नहीं है सामने वाले को, पर मरेगा कि नहीं ये तो पता है कि मरेगा। ये अल्टीमेट ट्रूथ है। अल्टीमेट ट्रूथ को अगर आप छुपा के रख रहे हैं तो सोचिए जो सबसे बड़े सच को ही छुपा रहा है वो कितने सच को छुपाएगा। छोटे छोटे सच भी छुपेंगे। तो इंसान तो पूरी तरीके से एक क्या कहते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहा है, और इसीलिए जब उसके हिसाब से नहीं होता तो वो बौखला उठता है। ये सब रीजन है उस बौखलाहट का। थोड़ा और एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा था, मैंने सोचा आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, आपको थोड़ा समय शायद नहीं मिलता है, बट ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये टीवी, उसमें आजकल यूथ को नेटफ्लिक्स की, अमेज़ॉन प्राइम की आदत डल गई है, पर उसमें जो परोसा जा रहा है, बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के गुरु हैं। देखो गुरु हैं, पर वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो जो दिखा रहे हैं वो सच है।
तो वेब सीरीज के थ्रू जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म को दिखाया जाता है, बहुत सारे घोटाले दिखाए जाते हैं कि भाई आश्रम एक सीरीज थी, या फिर बहुत 3-4 अभी कल्ट नाम से एक सीरीज आने वाली है जो कि ये दिखाता है कि हिंदू धर्म में जो आश्रम होते हैं या जो गुरु होते हैं वो पाखंडी होते हैं। जब ये सब परोसा जा रहा है हमारे यूथ को, और तो उनको उनको यकीन कैसे होगा? मतलब आपको कभी टेंशन नहीं होती इस चीज़ को लेके कि ये सब क्या है? मतलब आपको, बिकॉज आपने एज अ करियर चूज किया है इसे, और दूसरा आप यूथ को एम्पावर भी करना चाहते हैं इस तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड है या फिर ये लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं वो एक दूसरा ही एंगल दिखाते हैं, वहाँ पे इनसिक्योरिटी फील नहीं होती? नहीं, बुरा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट जब गलत चीज़ें दिखाई जाती है। कि मैं किसी पर्टिकुलर वेब सीरीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी, पर गलत दिखाया जाता है, ये एक्सेप्ट करने में मुझे कोई भी डर नहीं है। कई जगह गलत दिखाया जाता है, कई जगह इनसेंसिटिव जोक्स दिए जाते हैं, और ये बहुत बुरा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं आप, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि आप खुद ही मजाक बनाते हैं। सही बात है। आप ऐसे कई लोगों को देखेंगे जो खुद इस रिलीजन से है, हिंदू है, और वो भी मजाक बना रहे हैं। तो मैं अपनी कथाओं में भी कहती, जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे कोई और कैसे करेगा। मैं नहीं कहती आप वायलेंट हो जाइए, आप उस मजाक का हिस्सा मत बनिए। जो अब कोई सामने वाला मजाक कर रहा है तो आपको हंसाने के लिए तो आप मत हंसिए, वो जोक चेंज कर देगा। पर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज में, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बढ़ावा मिल रहा है। आप कंट्रीब्यूट करना बंद कर दीजिए, बढ़ावा बंद हो जाएगा। दूसरा, जब यूथ की बात आती है तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि कई बार जब वो ऐसे नाम लेते हैं जिन्होंने गलत किया होगा, तो गलत कहाँ नहीं है। एग्जैक्टली। आप इसको ऐसे जनरलाइज कर देंगे कि एक किया तो पूरा ही गलत है, दैट्स रॉन्ग। तो फिर तो वही है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ कंपैरिजन करते कि एक बच्चा तुम्हारा एक दोस्त गलत है, तुम भी सब गलत हो गए, वो गलत है तो सारे के सारे। आपको बुरा लगता है कि नहीं? कि आप कंपेयर क्यों करते हैं? आप सबको एक ही कटघरे में क्यों खड़ा कर देते हैं? सबके अपने अपने तो वो चीज़ आप दूसरी जगह क्यों नहीं करते? ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पूरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी को दी है, रिलीजन को आगे बढ़ाने में दी है, अच्छी बातें सिखाने को दी है, जस्ट बिकॉज आपको बताया नहीं जा रहा क्योंकि उसमें इतना मसाला नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, दैट डज नॉट मीन। और ये आपकी खुद की सोच होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ जब होती है आपको बुरा लगता है कि कंपैरिजन क्यों हो रहा है, एक का नाम लेकर सबको क्यों गलत ठहराया जा रहा है, या एक किसी यूथ ने गलत काम कर दिया तो सबको क्यों गलत बोला जा रहा है, ये आपको भी तो लगता है। तो वो चीज़ आप दूसरों पे लागू क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम यही है कि जब बात हम पे आती है तब हमको बुरा लगता है, अदरवाइज हम मजाक ही समझते हैं। तो ये चीज़, और ये भी पेरेंटिंग पर है। पेरेंटिंग मेरे लिए एक आर्ट है, इतना इजी नहीं है। आप एक जनरेशन तैयार कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने बच्चे नहीं तैयार कर रहे, आप आगे की पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। तो आपको बहुत सोच समझ की चीज़ें करनी पड़ेगी। तो कई बार बच्चे आते हैं क्वेश्चंस लेकर, पर पेरेंट्स को आंसर नहीं पता। पर मैं कभी कभार मैं खुद ही हैरान रह जाता हूँ, बहुत सारे ऐसे मतलब हिंदू धर्म से ही हैं और हिंदू धर्म को समझ ही नहीं पाते। मुझे ऐसा कभी कभार लगता है कि हम लोग बहुत सॉफ्ट टारगेट है हिंदू धर्म। मतलब हमें कोई भी, और हमें ये सिखाया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, आप हमें धैर्य बहुत है, हम मजाक उड़ाएंगे, आपको रिएक्ट नहीं करना है। कैसे पॉसिबल? नहीं, धैर्य बहुत है। एग्जैक्टली आप रिएक्ट, अब देखिए रिएक्ट, जैसा मैंने कहा कि मैंने आपको वायलेंट होने के लिए नहीं कहा, मैंने अभी तो बहुत धैर्य की बात है कि मैं हंस नहीं रही हूँ, मैंने आपको बोला ये मजाक नहीं था, इट्स नॉट फनी। मैंने बहुत पोलाइटली बोला है, पर मैंने बहुत फर्मली बोला है, पर बोलना पड़ेगा, पर बोला है, दैट्स नेसेसरी। आप इस डर में कि नहीं कोई बात नहीं, हंस देते हैं, कुछ नहीं होता, आप अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं। आपके जैसे देश है, लोग जब कहते हैं ना कि देश के बाद, आप अपने ही देश की बेइज्जती कर रहे हैं जब आप देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप गंदगी भी फेंक रहे हैं और आपको लगेगा जिसका काम है वो साफ करेगा, ठीक है, लेकिन जब देश का नाम आएगा तो सिर्फ उसके लिए देश नहीं होगा, देश तो आपका भी होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने ही देश को खराब कर रहे हैं। तो वैसे ही आप अपनी ही संस्कृति को खराब कर रहे हैं, आप अपने ही धर्म को खराब कर रहे हैं जब आप उसके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। और खड़े होने का मतलब, जैसे मैंने हमेशा कहा जाएगा ना कि टॉलरेट, एग्जैक्टली, आप वायलेंट मत होइए, आप गालियां मत दीजिए, पर आप उस मजाक का, उस गलत चीज का हिस्सा मत बनिए और बोलिए कि ये गलत है। और एटलीस्ट मेरे सामने तो मत करो भाई ये सब। मुझे ये सब चीज़ कोई मजाक नहीं लगता, और ना ही मुझे ये चीज़ कोई मजाक सहने वाली भी बात लगती है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक जनरल बात समझिए, मजाक क्या है? जब दोनों हंस रहे हैं, जब एक को दुख हो रहा है और एक हंस रहा है, तो ये मजाक हो ही नहीं सकता। और किसी कौन सेंसिटिव है नहीं है, ये चलो आपको टॉपिक्स नहीं पता, पर भगवान तो सबसे सेंसिटिव टॉपिक है।
क्योंकि उससे भावनाएं जुड़ी है लोगों की, True. उम्मीदें जुड़ी है। हो सकता है आप इतना नहीं मानते या मैं, पर कोई थर्ड पर्सन होगा, उसकी जिंदगी ही भगवान है, उसको कितनी तकलीफ होगी ये चीज देखकर। आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं, ये जानते हुए कि ये सबसे सेंसिटिव बात है, लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी है, जिंदगी इससे जुड़ी है, भावनाएं इससे जुड़ी है, इतनी सारे इमोशंस जुड़े हैं, और आप एक मजाक कहकर कहते हैं कि मजाक लेना नहीं आता। मजाक के लिए बहुत टॉपिक्स है, बी क्रिएटिव प्लीज। किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करके आप मजाक नहीं कर सकते, दैट्स रॉन्ग। एंड मैं ये सबके लिए कहती हूँ, आप पर्टिकुलरली हिंदू धर्म क्योंकि मेरा है तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है, पर जनरली अगर आप किसी और धर्म के भी मजाक उड़ाइए, मैं नहीं हंसूंगी। और ये मैं क्यों करूंगी? क्योंकि मैं ये वापसी आपसे चाहूंगी। बिल्कुल सच कि देखिए मैंने इज्जत की है, आप भी इज्जत करिए। ट्रू। क्योंकि ये मैं वापसी आपसे, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने धर्म के लिए हूँ, कि आप किसी और के धर्म को, तो मुझे लगता है कि यार किसी के भगवान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दैट्स रॉन्ग। तो ये सबके लिए है, क्योंकि सब कोई इमोशंस लेकर बैठते हैं, पर ये आपको समझना पड़ेगा कि मेरे इमोशंस है तो सामने वाले के भी होंगे, सामने वाले के तो तीसरे के भी होंगे। ये सोच, जैसा मैंने कहा, बी काइंड, इसमें पैसे नहीं लगते, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि थोड़े से दयालु हो जाइए, और कुछ भी कहने से पहले सोचिए कि क्या ये जनरल बात है या इससे तकलीफ भी हो सकती है लोगों की। ये सोच इस दुनिया को बहुत बेहतर बना सकता है। जया जी, अभी तक का कॉन्वर्सेशन बहुत अमेजिंग रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जो अगला सवाल है मेरा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, बिकॉज आप जब भी पाठ करते हैं, संगत जब आती है, तो मैंने ऐसा सुना कि हजारों में लोग आते हैं, तो मुझे ये समझना है, वो आजकल बहुत सारा यूथ है जो लीडरशिप सीखना चाहता है जी। उनमें सबसे पहली चीज स्टेज फियर को दूर करना है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं जाके बोलना पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आप में वो क्वालिटी कैसे आई, नंबर 1, कि आप हजारों की संख्या में लोगों के सामने बोल रही हैं? दूसरा, कभी ऐसा नर्वसनेस फील हुआ, और अगर हुआ तो आपने उसको कॉन्कर कैसे किया? 2-3 चीज़ें हैं। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो मैं ऑब्वियसली बताती हूँ चीज़ें कि आपको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। मेरी जब बात आती है, नर्वसनेस ऑब्वियसली हुई है, बट वो कभी मुझे भीड़ से नहीं हुई, कि इस चीज़ को लिए मैं टैलेंट या गॉड गिफ्ट जो कहते हैं ना, वो मानती हूँ। मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, और ये मुझे बचपन से नहीं लगता। का ऑपोजिट है कि मुझे अकेले से लगता है कि अगर आप मेरे पापा को सामने बैठा दे और आप मुझे बोलिए उनके सामने परफॉर्म करो, तो मेरे लिए वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। कि मुझे पता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो सब सही जानते हैं, और जब आपको लग रहा है कि सब सामने खुश है, मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं गलती निकाल चुके होंगे कि ये गलत था। और हम कथाओं के बाद अभी भी वेट करते हैं कि, तो मुझे बोलते हैं आज एक ये गलत बात तुमने बोली, तो ही इज़ द ओनली पर्सन जो ये चीज़ कर सकते हैं। तो हाँ, उनके सामने मुझे थोड़ा लगता है, बट दैट इज़ बिकॉज क्योंकि वो मेरे मेंटोर है, और आपको पता है कि वो ही सिखा रहे हैं आपको सब कुछ। पर अदरवाइज़ मुझे भीड़ से इतना डर नहीं लगता कभी भी। बट दैट आई थिंक उसका रीज़न इज़ कि मेरे पेरेंट्स ने वो जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ बचपन से करी है, कि पहली चीज़, आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। हर वक्त ये बोल के बच्चा है भगाइए मत उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि एक ना एक दिन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और तब वो बहुत डर जाएगा। और अगर वो उस वक्त फेल हो गया तो वो और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि सही कहा, इसीलिए मेरे पेरेंट्स शायद मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते थे, क्योंकि मैं तो लायक ही नहीं हूँ। तो आपको बचपन से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां देने की आदत डालनी चाहिए, कि वो छोटे छोटे काम करे, चाहे वो अपना खुद का काम करना हो, अपनी चीज़ें खुद उठानी हो, अपना बैग्स खुद तैयार करना हो, और गलती भी करने दीजिए, और गलती पे डांटिए मत, उनको और सिखाइए कोई बात नहीं, अगली बार इसका ध्यान रखेंगे, या ये गलती कैसे ना हो, इस बार नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे जब गलती हुई है, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इस तरीके से रिएक्शन नहीं दिया कि मैं डर जाऊं। उनका रिएक्शन हमेशा सल्यूशन क्या होगा देखने का था, कि अच्छा इसका सल्यूशन क्या करते। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब आप नया करते हैं, आपको श्लोक्स याद नहीं होते जल्दी से, तो मुझे कहते हैं आप लिखो, आप टॉपिक्स लिख लो, आप खाली श्लोक लिख लो कि डे 1 की मेरे श्लोक कितने हैं, तो आप लिखो, आपकी नज़र पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, जो एक्चुअली हो चुका है कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं कुछ नहीं देखती हूँ, 7 दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता।
तो वो कब हुआ जब उन्होंने वो किया, अदरवाइज वो मुझे डांट सकते थे कि तुमने याद क्यों नहीं किया, तुमको याद होना चाहिए था, ठीक से पढ़ना चाहिए था, होगा ही नहीं तुमसे। तो ये चीजें बच्चों को बहुत डरा देती है। तो अगर आप उनको कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अपने सामने बनाइए, क्योंकि तब तक आप बचाने को है। आपके जाने के बाद लोग पीछे पड़े हैं गलतियां निकालने के। एक जितना माँ बाप अपने बच्चों को सेफ फील करा सकते हैं, आई डोंट थिंक कोई भी करा सकता है। पर वो सोच आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो मुझे इसको सारी गलतियां अभी करनी देनी पड़ेगी। आई कैन नॉट वेट कि ये बड़ा होगा तब करेगा, या बड़ी होगी तब करेगी, या जब समझदार हो जाएगी। समझदार तभी बनेगी जब गलतियां करेगी। समझदारी की सबसे बड़ी की है गलतियां, कि आप जितनी गलती करते हो क्योंकि उससे आपको उतनी सीख मिलती है। व्यक्ति अगर सिर्फ सही 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 करता जा रहा है तो वो सीख कुछ नहीं रहा है, क्योंकि अभी उसको लगता है मुझसे जो होता है सही होता है। पर जो गलती करेगा वो सीख रहा है, तो वो अगली बार उसको दोहराएगा नहीं। और ये सबसे अच्छा लेसन होता है, और ये आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस की ओर लेकर जाए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का काम है, दूसरा बच्चों का काम है अपने आप को चैलेंज करते रहना। कभी भी अपने कंफर्ट जोन में मत जाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा कोविड के टाइम अगर मैं चाहती, बाय गॉड्स ग्रेस सब ठीक था, तो हम ये कर सकते थे कि नहीं चलो इतने साल तक आराम भी तो नहीं मिला है, हम कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं, हम रात रात को ट्रैवल करते हैं, हमको नींद नहीं होती कई बार, कि जब तक ये लॉकडाउन है तब किसी को नहीं पता था 1-2 साल निकल जाएंगे, तब हम कुछ महीने या कुछ दिन ही लग रहे थे कि चलो आराम करते हैं, सिर्फ रेस्ट मोड पे जाते हैं। नहीं, क्योंकि फिर वो एक कंफर्ट जोन हो जाता। रेस्ट मोड कुछ दिन अच्छे लगते हैं, इतने लंबे समय तक फिर आपको आदत पड़ जाएगी उस चीज़ के लिए। और फिर कोई अगर कंपटीशन सामने आया, फिर कोई स्ट्रगल सामने आया, फिर कोई चैलेंज सामने आया, तब उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, नई चीज़ें सीखते रहिए, नई चीज़ें पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ बनाते रहिए। तो इससे भी कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आप कुछ ना कुछ करने के काबिल हैं। तो ये कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। कई बार ना हमारा ध्यान सिर्फ बड़ी चीज़ों पे रहता है, और एक्चुअली आपकी हैबिट छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। तो वो छोटी चीज़ों पे आप जितना ध्यान देंगे उतनी बड़ी चीज़ें आपके लिए इजीली हो जाएगी। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है आप सत्संग कर रहे हैं या फिर भजन कीर्तन कर रहे हैं और अचानक से कोई श्लोक है जो भूल गए आप? ऐसा कभी हुआ आपके साथ में? मैं भूल गई। हाँ, मैं फिर पूछ लेती हूँ मैं क्या बात कर रही थी। अच्छा, ऑडियंस से वो बोल देते हैं मुझे। दैट्स नॉर्मल, दैट्स ह्यूमन नेचर कि कई बार आप, क्योंकि आपका ध्यान इतनी जगह रहता है, और ये कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं मोटिवेशनल सेशन में हूँ और मैं कोई बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, और उतने में मुझे कोई वहाँ से जाते हुए दिख रहा है, तो मेरा ध्यान एक बार के लिए भटक गया, तो मैं भूल गई कि मैं क्या बोल रही थी। तो मैं लोगों से पूछ रही कि हम कहाँ थे, एंड इट्स गुड कि आपको पता चलता है कि वो भी उस स्पेस पे है कि नहीं। अगर वो भूल गए हैं या वो ध्यान नहीं दे रहे, तो वो बता नहीं पाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा, या उनके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर रहा। तो अपने आप चीज़ों को पलटने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों तरफा है कि इट्स नेचुरल, मैं भूलती हूँ, कई बार आपका ध्यान भटकता है कहीं पर भी हो, लेकिन वो पूछ लेना अच्छा है, तो आपको पता भी चलता है आप सेम पेज पे है कि नहीं। अच्छा, एक और समस्या है यूथ के साथ, क्योंकि बिकॉज आपको बहुत सारा यूथ देखता है, पेरेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बच्चे सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे किसी भी तरह से सक्सेसफुल होना है। जो पेरेंट्स की नज़रों में ना, मेरा बेटा टॉप करेगा, आईटी निकालेगा, जेई निकालेगा, नीट निकालेगा। जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, सिलेक्शन नहीं हुआ, फेलियर का सामना हुआ, तो डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। जी, कितना जायज़ है ये अपने आप को ख़त्म करने का थॉट दिमाग में आना? मतलब मुझे लगता है जायज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बट उससे ओवरकम कैसे करें, थॉट प्रोसेस से बाहर कैसे निकले? आपका इसके बारे में क्या? पहला चीज़ जो आपने क्वेश्चन सेल्फ कॉन्फिडेंस का किया था, कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, और ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चा एक बार पास नहीं कर रहा, या कुछ आपको लग रहा है कि वो ध्यान नहीं दे रहा, तो आपके वर्ड्स बहुत आपको केयरफुली यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि हर दिमाग एक नहीं होता। एक और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि आज के बच्चों को खास करके दुनिया से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना पेरेंट्स से पड़ता है। कि उनके लिए दुनिया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ, आपके घर वाले ऐसे नहीं करना चाहिए। वो तो आपको समझे, या वो आपकी सिचुएशन को समझे। तो कई बार, कि मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बाप का तरीका गलत हो सकता है, इंटेंशंस गलत नहीं होते। वो इंटेंशन उनका यही है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, वो जब नहीं रहे तब भी आप अच्छे से रहो,
आप अपने पैरों पर खड़े, एक्चुअली इंटेंशन सिर्फ इतना है, पर उनको लग रहा है कि उनको कठोर होना पड़ेगा, उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तो वो आप पे चिल्लाते हैं, वो आपको यूजलेस बोलते हैं, वो आपको डिमीन करने की कोशिश करते हैं, और उनको लगता है कि ये एक तरीका है आपको वापस से काम पे लाने का, पर ये तरीका नहीं होता एक्चुअली। क्यों? द रीजन बीइंग कि बाहर भी उसको यही सुनने मिल रहा है। जब वो बाहर जाता है तो लोग उसको नीचा करने के लिए यही काम कर रहे हैं, तो घर पे वो आता है ये सोचकर कि यहाँ तो मुझे समझने वाले हैं, पर जब वो एग्जैक्ट सेम वर्ड सुनता है तो वहां वो टूटता है। तो पेरेंट्स को यहाँ समझना होगा कि आपको, क्योंकि वो एज इट इज टूटा हुआ ही है कि वो पास नहीं हुआ है, तो आपको और समझाना है कि कोई बात नहीं, ये एग्जाम तुम्हारी जिंदगी नहीं है। हम करियर को जिंदगी बना चुके हैं कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। तो जब आप किसी को सब कुछ का पदवी दे देंगे और उससे हार जाएंगे तो फिर वही है कि आपके पास बचा क्या। जब उम्मीद ही खत्म हो गई हर चीज की तो इंसान करेगा क्या। तो इसीलिए जरूरी है कि पहली चीज तो आप उसको जिंदगी मत बनाइए, वो एक पार्ट है जिंदगी का। बाकी आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप है, आपका परिवार है, आप खुद हैं, आपकी खुशियां हैं, आपकी इच्छाएं हैं, सब कुछ है। ये सारे पार्ट्स हैं जिनको सबको बैलेंस करके चलना है, तभी आप हर चीज एंजॉय कर पाएंगे। कुछ थोड़ा कुछ कम ऐसे चल सकता है, वो प्रायोरिटी है आपकी, पर एंजॉय सब कुछ करना चाहिए। ये मैं अभी भी मानती हूँ कि मैं भी आज जब बैक टू बैक अगर कोई प्रोग्राम्स कर रही हूँ, कथाएं हैं, इवेंट्स है, सब कुछ है, तो कुछ टाइम बाद मैं अपने आप एक ब्रेक लेती हूँ। मेरे लिए वो ब्रेक फैमिली है, तो मैं फैमिली को बुलाती हूँ, हम सब एक साथ गेट टुगेदर करते हैं, हम रहते हैं, और फिर बस वो 10-15 दिन बाद फिर से हम महीनों तक कथाओं में, पर वो 10-15 दिन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं, कोई चीज़ अब मायने ही नहीं रखता, मुझे तो सिर्फ ये कि यही तो मेरी ज़िंदगी और कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपको फैमिली की ज़रूरत होगी, पर क्योंकि आपने सारा समय वहीं दे दिया तो फैमिली अब है ही नहीं आपके पास, तब आप रिग्रेट करेंगे। एंड ये बहुत नेचुरल बात है कि आप करेंगे। हर चीज़ का एक समय होता है, तो समय के अनुसार उन चीज़ों को समय दीजिए। तो फैमिली के लिए भी कि आप बच्चों को समय दीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरे नहीं अभी तुम पढ़ लो ना, बाद में बैठेंगे साथ में। बाद में आपको नहीं पता, आप बैठने के लिए होंगे, वो बैठने के लिए होगा, ये समय बैठने के लिए होगा, कुछ भी तो नहीं पता। तो वो एक हैप्पी टाइम फैमिली का होना चाहिए, वो भी आजकल नहीं होता। तो बच्चा कब कहीं पर भी अपना स्ट्रेस उतार नहीं पाता है, उसके अंदर ही रह जाता है, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है घर में। ज्यादा देर बात करने पर ही पेरेंट्स को लगता है कि अरे जाओ काम करो, तुम खाली क्यों बैठे हो। अरे अगर खाली बैठा भी तो आप बैठ जाइए बात करने, थोड़ी देर ही करिए, 10 मिनट ही करिए कि बेटा 10 मिनट बात करते हैं अच्छे से, फिर भले ही पढ़ने जाना, पर 10 मिनट अपने बात करते हैं। आजकल बच्चे खाना भी रूम में मंगा रहे हैं, ठीक है, और पेरेंट्स को भी लग रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना तो वहीं नहीं, खाना खाते तो आप ठीक से नहीं पढ़ सकते ना, तो एक काम करो, उससे छोड़ के खाना फैमिली के साथ आकर खाओ, या आप वीडियो कॉल पे बैठकर खाइए अगर बच्चा बाहर है तो। पर वो टाइम बहुत जरूरी होता है कि वो वापस से आपको इमोशन से कनेक्ट करता है। देखिए आप कंटिन्यूसली एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, ह्यूमन इमोशंस कहाँ गए, वो वापस कैसे आएंगे, वो आएंगे जब अपनों के साथ रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और दूसरा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं सिर्फ इस टॉपिक के लिए है, किसी भी टॉपिक के लिए, कि बच्चों से गलतियाँ होती है। मैंने कई पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि मेरे लिए इज्जत सब कुछ है, इसको ख़राब मत करना वरना मैं मर जाऊंगा। बाप रे, ये बहुत जनरल बात है। चलिए मैंने माना इज्जत बहुत जरूरी होती है, ये बहुत बड़ा बैगेज। हाँ, ये बैगेज आप सोचिए कि इंसान तो इंसान है, और ये बात पेरेंट्स भी जानते हैं, गलतियां पेरेंट्स ने भी की होगी। लेकिन जब बच्चे से गलती हो जाती है, भूले भटके हो गई कोई भी गलती, अब ये तो श्योर है कि वो आपको तो नहीं बताएगा। That's true. क्योंकि अब वो इतना डर गया है कि अब मेरे पेरेंट्स को, तो उसको लगा कि उनको कुछ हो, है ना, आप समझ गया। हम ही कर लेते हैं अब जो उनको कुछ होने से पहले। चलिए ये नहीं भी हुआ कि कोई इतने तो स्ट्रांग है कि सुसाइड का रास्ता ना अपनाए, तो वो हेल्प मांगते हैं। आपको लगता है कि कोई जेन्युइनली उनकी हेल्प करेगा? बाहर का इंसान, वो तो अपना फायदा भी लेगा। तो आपके बच्चे किस लेवल के हद तक जा सकते हैं सोचिए, कितना लोग उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कितना उनका फायदा उठा सकते हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि वो आपको बताने से इतना डर रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अच्छी सीख दीजिए, आप संस्कार दीजिए, पर एक लाइन विश्वास का अंत में ये रखिए कि मैंने तुम्हें सब समझाया, तुम सोच समझ के काम करो, गलतियां कम से कम करो, लेकिन अगर हो भी गई तो मेरे पास आना, मैं संभाल लूंगा, मैं बचा लूंगा हर चीज से तुमको।
ये विश्वास जिस दिन पेरेंट्स ने बच्चों के मन में डाल दिया, आई डोंट थिंक कि बच्चे गलतियों से इतना डरेंगे जितना वो आज डरते हैं, गलत स्टेप्स उठाते हैं, एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा जिस दिन उनका और उनके पेरेंट्स के बीच का वो विश्वास जाग जाएगा वापस। आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है और मेस्मराइज हो गया हूँ मैं। पर ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि हम आपको सुनते हैं, आप बड़े सुलझे हुए विचार हैं आपके, आप किसको सुनते हो जब आप फ्री होते हो? आपको लगता है कि चलो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को पढ़ लेते हैं या फिर कोई और टॉपिक पे पढ़ लेते हैं, तो आपका गुरु कौन है या आप किसको सुनते हो? मैं अपने पेरेंट्स को सुनती हूँ। मेरे लाइफ में आप मैक्सिमम सीख यही सुनेंगे कि मेरे पापा ने मुझसे ये कहा, मेरी मम्मी ने मुझसे ये कहा, क्योंकि ये भी एक रूटीन है हमारा कि हम हर कुछ दिन में एक टॉपिक उठाते हैं और हमारी पूरी फैमिली बैठती है, लाइक हम चारों बैठते हैं। पर क्योंकि मेरी बहन अभी उसका अब स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, वो सीख रही है, तो पहले वो कहीं और रहती थी, वहाँ उसने क्लासेस की, अब वो कहीं और शिफ्ट हो रही, तो वो थोड़ा, लेकिन फिर भी हम जब भी रहे हम चारों एक साथ बैठते हैं, हम एक टॉपिक उठाते हैं। वो टॉपिक जनरल टॉपिक, स्पिरिचुअलिटी हो गया, पेरेंटिंग हो गया, शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, कोई भी फिजिकल रिलेशन, कुछ भी हो गया, और फिर हम उस पर डिबेट करते हैं। अब 4 दिमाग चल रहे हैं, एक मेरी मॉम का दिमाग है, एक मेरे पापा का है, दोनों की एज अलग है, यानी एक जनरेशन हमसे अलग है, लेकिन फिर भी जेंडर अलग है तो सोच अलग हो सकती है। हमारी जनरेशन अलग है, हमारी सोच अलग है, पर क्योंकि मेरे और मेरी बहन की फील्ड अलग है तो यहाँ पर भी थॉट्स अलग हो गए, तो 4 दिमाग एक साथ आ रहे हैं। बस इसमें यह है कि हमारा पक्का होता है कि उस 1-2 घंटे के लिए भूल जाना किसका क्या किससे रिश्ता है, कि बीच में वो एक दरार ना आ जाए कि ऐसे बात नहीं करना, ये नहीं करना, मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। एक गलती तो हो सकता है पेरेंट्स की किसी बात पे भी हो, तो मैं वो गलती को उजागर कर दूं, या फिर मेरी कोई गलती हो तो वो उसको उजागर कर दे, तो मेरे ईगो को नहीं लगना चाहिए या उनके ईगो को नहीं लगना चाहिए। तो वो उतनी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे के कौन है और हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सोचिए आपको 4 थॉट्स मिलते हैं एक ही टॉपिक के, क्या बात है। और फिर अपने कमरे में जाके ठंडे दिमाग, और कोई किसी को गलत सही नहीं ठहराएगा, ये सिर्फ डिबेट चल रहा है, जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो बोल रहा है। अब सब बैठो अकेले में और सोचो, और फिर उसका कंक्लूजन निकाल के तुमको जो सही लगता है तुम उसको अपने हिसाब से डिसीजन में लो। तो मेरे लिए यही मेरे गुरु है जिनको मैं बहुत सुनती हूँ, और आज भी मेरे लाइफ में कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा पहला दिमाग मेरे माँ बाप के पास ही जाता है। चाहे वो स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ रहे हैं, तो कई बार होता है कि मैं रात को भी कई बार पढ़ती हूँ, पेरेंट्स सो रहे हैं, तो मेरे कई आप बुक्स में लिखा हुआ देखेंगे कि किसी श्लोक के पास पापा लिखा होता है, किसी श्लोक के पास मम्मी लिखा होता है, इसका मतलब उनसे पूछना, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आया। तो मेरा पहला इंस्टिंक्ट यही कहता है कि उनसे जाके पूछो। तो मेरे लिए वही सबसे अभी बड़े ज्ञानी है मेरे लिए, जो सब कुछ जानते हैं और जो सबसे अच्छे वे में मुझे हेल्प कर सकते हैं। आपकी सिस्टर का जिक्र हुआ आपने भी किया, तो ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप इतना फेम गेन कर रहे हैं, आपको लोग जान रहे हैं, पहचानते हैं बहुत ज़्यादा, एक सेलिब्रिटी की तरह आप, उसने आपको बहुत क्लोजली देखा आपकी सिस्टर ने, तो उसके दिमाग में ये नहीं आया कि कितना नाम कर गई है तो मैं भी इस फील्ड में जया के साथ हो जाती हूँ, चलो व्हाट्स हर नेम बाय द वे? चेतना। उनके दिमाग में कभी नहीं आया ऐसा? नहीं, वो अपने ही फील्ड में है, वो म्यूजिक फील्ड से रिलेटेड है, उसे संगीत बहुत पसंद है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मेरे आपकी बात हो रही थी कि आप स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बात करते हैं, पर आपकी वाइफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, भले ही बात ज़्यादा नहीं करती, तो एग्जैक्टली मेरे और मेरी बहन की तरफ है कि हमारे काम अलग है। मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल काम करती हूँ, पर ज़्यादा इंक्लाइंड वो है। अपने काम से हट के भी वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, वो नेचर लवर है, वो एनिमल लवर है, और तो मुझे कई चीज़ें उससे सीखने को मिलती है। और हाँ, ये है कि हमारे 2 रास्ते हैं, पर हमारे संस्कार एक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों को ही वो संस्कार दिए हैं, और कभी भी प्रेशराइज नहीं किया कि ये काम कर रहा है तो वो वही करेगा। उन्होंने दोनों को ही आज़ादी दी कि आपको जो सही लगता है वो करिए, बशर्ते आपका जो संस्कार है, आपकी जो जड़ें हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको साथ लेकर जाओ और जहाँ जाना है जाओ, लेकिन ये 3-4 चीज़ें हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। तो वो संस्कार की वजह से उसके मन में कभी नहीं है कि क्योंकि इसको ये फ़ायदा हो रहा है तो मैं भी इस फील्ड में आऊँ, या मैं सोचूं कि उसको, फॉर एग्जांपल मुझे कई बार लगता है कि नहीं उसकी नॉर्मल लाइफ तो उसको तो बड़ा फ़ायदा होगा, तो मैं सोचूं कि हम दोनों में ये चीज़ें नहीं है। वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, हाँ वो मुझे हेल्प करती है, मैं उसे हेल्प करती हूँ। तो हमारा परिवार कहना है जिसमें 4 दिमाग हैं, पर एंड एक साथ ही आता है चारों का। तो वो संस्कार, वो प्रिंसिपल्स, वो भगवान, वो सत्संग, इन चीज़ों को जोड़ कर रखता है।
जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा था तो हम टीम से सवाल पूछ रहे थे, तो एक टीममेट का क्वेश्चन था जो आपने सुना भी था, तो मैं उससे अभी पूछना चाहूँगा। जब आप पंडाल में बैठ के इतने सारे ऑडियंस को, इतने सारे लोगों को सत्संग देते हैं, उसमें आपकी उम्र से बड़े लोग भी होते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारी औरतें हैं, वी कैन से नारियां हैं, उनको सम्मान से कहते हैं। सो वो आपके पास आती हैं, जब आपका पूरा सत्संग सुनती हैं, आपके पाँव पड़ती हैं, तो आपको क्या फील होता है? तब आप आप क्या उस वक्त फील कर रहे होते हो? वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो जानना चाहते ये 2 मोमेंट्स हैं कि हम्म। पहले जब हम व्यास गद्दी पे बैठते हैं, जहाँ पर बैठकर कथा सुनाई जाती है, और जिसको स्क्रिप्चर्स के अनुसार द अल्टीमेट प्लेस कहा जाता है, सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। और एक्चुअली वो इज्जत, वो सम्मान, वो पैर पड़ना कहीं ना कहीं मेरे लिए नहीं, उस गद्दी के लिए होता है। तो जब उस पर रहते हैं तो तब मुझे मुझे अटपटा नहीं लगता, क्योंकि वो जगह अलग है। जैसे अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, या उस पर जब बैठकर बात करूँगी, आपको भी 2 इंसान लगेंगे, और वो मुझे भी नहीं पता वो कैसे होता है। तो एक वो उस जगह की शक्ति है, पावर है, तो उस वक्त मुझे अटपटा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता होता है अंदर ही अंदर कि वो मेरे लिए नहीं, वो इस जगह के लिए सम्मान है। उससे जब नीचे उतरते हैं तो एक भावनाएं तो जुड़ी है सबकी, तो पर मैं कोशिश करती हूँ, और मैं 100% मेरे तरफ से जितना हूँ, मैं किसी को पैर पड़ने नहीं देती, क्योंकि पैर पड़ने के लिए वो मेरे से बहुत बड़े हैं। हाँ, हम सम्मान करते हैं एक दूसरे का, हम जय श्री कृष्णा करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, और मुझे उससे नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस जो बातें मैं उनको बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं उनका हेल्प कर रही हूँ, वो उस हेल्प का सम्मान है कि आपसे हमने कुछ सीखा है। और जब आप सनातन धर्म की बात करें, तो सनातन धर्म में ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, और गुरु यानी जिससे आपको सीख मिला। गुरु बहुत होते हैं, या आज मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ तो मेरे लिए आप भी एक तरीके के गुरु है। मैं कहीं और जाऊंगी, उनसे मुझे एक बात भी सीखने को मिले, वो भी मेरे गुरु हो गए। तो सीखते आप सबसे हैं, और जिससे आप सीखते हैं आप उसकी इज्जत करते हैं। तो वो इज्जत इसीलिए कि उनको शायद वो 3-4 घंटे मुझसे कोई सीख मिली है, या उन बातों से कोई सीख मिली है, तो वो उसका सम्मान है। तो मैं उस सोच को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि जब वो सम्मान करते। पर हाँ, मैं अगर व्यास गद्दी से नीचे हूँ तो मैं किसी को पैर नहीं पड़ने देती। क्या बात है, क्या बात है। एक और जितना कॉन्वर्जेशन हुआ है अभी तक, मुझे समझ में आया है कि आप आध्यात्मिकता में तो हैं ही, लेकिन आप फैमिली पर्सन भी हैं जी। कुछ रूमर्स कभी कभार उठती हैं आपके बारे में, आपकी शादी को लेके, तो उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ रूमर्स है। और मैंने ये पहले भी कहा है कि अगर मेरी शादी कभी भी होगी तो मुझसे ही बता दी जाएगी आपको कि वो हो रही है। मेरे चैनल्स है, वेरीफाइड चैनल्स है, और जब भी होगी आपको डायरेक्टली बता दी जाएगी। पर अदरवाइज सब रूमर्स है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे बहुत सपने हैं। हाँ, हम ये भी मानते हैं जब लिखा है तब होना ही है। पर अगर आपके खुद के हिसाब से सोच की बात कही जाए, तो अभी ऐसी कोई सोच नहीं है मेरी कि शादी के बंधन में मैं बंध जाऊं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, करेंगे, क्योंकि साधु या साध्वी या संत मैं अपने आप को नहीं मानती। मैं एक बहुत ही नॉर्मल लड़की हूँ, जैसे आप हम सब है, अपने घरों में रहते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो होती है हर व्यक्ति की, वो जीते हैं। पर साथ ही साथ मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, और शायद इन्हीं के कारण आज जो मैं कर रही हूँ वो है। पर अदरवाइज, क्योंकि मैंने कहा नॉर्मल है, तो शादी भी होगी, परिवार भी होगा, सब कुछ होगा, पर अपने टाइम पर होगा। तो उस टाइम का इंतजार करिए, और रूमर्स के बारे में ज़्यादा ना सोचें। नहीं, पर एक यूट्यूब चैनल था जो आपके बारे में इस चीज़ को लेके बैक टू बैक वीडियोस बना रहा था, तो वो क्या इंसिडेंट था, और उसको कैसे टैकल नहीं, किया? कई इंसिडेंट, यूट्यूब चैनल्स है कई जो व्यूज़ के लिए आप, कभी मेरी शादी अब्रॉड में होती है, कभी इंडिया में होती है, कभी किसी गांव में होती है, कभी बिजनेसमैन के साथ है, कभी पॉलिटिशियन के साथ है, कभी किसी के साथ है। तो जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इतने रूमर्स है, काफ़ी रूमर्स फैलते, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि रूमर्स है, ये लाइक्स इत्यादि के लिए लोग करते हैं, जो कहीं ना कहीं, जैसा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जितना ही अच्छा है उतना इसके डिसएडवांटेज, ये 2 पहलू है। तो जो डिसएडवांटेजेस है उनकी तरफ मत जाइए, और जो मैंने हमेशा कहा कि आप लोगों को जज बाहरी बातों से मत करिए, आप उनसे सुनिए उनकी कहानी। तो मेरे लिए भी जब मैंने आपको कह रही हूँ कि शादी होगी, तो आपको बता दिया जाएगा, और मुझसे ही बता दिया जाएगा, क्योंकि छुपाने वाली बात नहीं है। देखिए, कोई ऐसे छुपा के नहीं रह सकता। तो जब होगी तब पता चल जाएगा, और मुझसे ही पता चलेगा। तो तब तक आप दूसरों पे विश्वास मत करिए। रूमर्स पे विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल सही बात है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप।
और अब अगला जो सवाल है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है, उसके बाद हम लोग अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। बिकॉज आपको लोग अगेन मैं कहूँगा कि आप एक आइडल की तरह हो, तो मुझे लगता है कि आपकी जो दिनचर्या होगी, जो स्केड्यूल आपने अपने लिए डिसाइड किया होगा, वो भी बहुत आइडियल होगा। तो लोगों का इंटरेस्ट होगा इस चीज़ को जानने में कि आप एक्चुअली कैसी दिनचर्या जीती हैं, क्या स्केड्यूल रहता है आपका पूरे दिन का? देखिए 2 स्केड्यूल्स रहते हैं मेरे, जब मैं इवेंट्स में हूँ, कथाओं में हूँ, सेशंस में हूँ अपने, तो तब एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्केड्यूल होता है, जहाँ हर चीज़ टाइमली होती है, उठना टाइमली होता है, खाना टाइमली होता है, पढ़ाई टाइमली होती है, कथा टाइमली होती है। और तब इतना हॉबीज़ का आई डोंट थिंक सो मुझे समय मिलता है, क्योंकि मेरा दिन काफ़ी निकल जाता है, लोगों से मिलना होता है, मीटिंग्स होती है, हम स्कूल्स जाते हैं, गौशालाएं जाते हैं, कई जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है। तो एक थोड़ा हेक्टिक भी है पर डिसिप्लिन भी है, जहाँ एक समय तय होता है हर चीज़ का और उससे आगे पीछे नहीं होता। पर जब घर पे होते हैं तो आप एक रेस्ट मोड पे होते हैं, तो दिनचर्या नॉर्मल होती है कि आप एक टाइम पे उठते हैं, आप तैयार होते हैं। फिर उसके बाद मेरे 1-2 चीज़ है जो मैं कभी मिस नहीं करती, दैट इज़ मंत्र चैंटिंग, मेरी पूजा। मंत्र चैंटिंग मेरे लिए मेडिटेशन है, तो अगर आप उसका नाम देखें, मेरी मेडिटेशन और मेरी पूजा, ये मैं सुबह भी करती हूँ और सोने से पहले भी करती हूँ। तो नो मैटर व्हाट मैं कहाँ हूँ, ये 2 चीज़ें हमेशा होती है। बाकी चीज़ें इधर उधर हो सकती है, पर ये 2 चीज़ें कभी इधर उधर नहीं होती। तो ये पक्का है। और बाकी फैमिली टाइम होता है। फिर जैसा मैंने कहा कि हम सारी मील्स एक साथ करते हैं, और बाकी फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, कि घर जाने के बाद भी बहुत काम होते हैं, आपको टीम से मिलना होता है, आपको नए प्रोजेक्ट्स प्लान करने होते हैं। तो ये चीज़ें मिक्सड अप होती है, ये डिसिप्लिन्ड वे में नहीं होती, क्योंकि आपको पता नहीं होता। आप जस्ट आए हैं तो आप बैठते हैं, थोड़ा समय लेते हैं बनाने का, तो कोई बहुत अतरंगी सा शेड्यूल नहीं होता मेरा, एक नॉर्मल सा शेड्यूल है जो आप चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि बस काम बहुत होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपका दिमाग काफ़ी जगह लगता है। अदरवाइज मेरा रेस्ट मोड इज़ फैमिली। क्या फैमिली के साथ रहिए, खाइए, एंजॉय करिए, मूवीज़ देखिए, अच्छी अच्छी मूवी अगर कोई निकल रही है जो अच्छी सीख देती है वो देखिए, बातें करिए, डिबेट्स करिए क्योंकि वो भी कम मिलता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी, दोस्तों से मिलती हूँ मैं, काफ़ी समय बाद जाती हूँ तो मैं उनको घर बुलाती हूँ या उनके घर जाती हूँ। बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लोग पहचानते हैं और फिर वो आपके प्राइवेसी में एक तरीके से दिक्कत हो जाती है, तो मैं बाहर थोड़ा कम ही कोशिश करती हूँ। पर हम घर बुलाते हैं, पूरा पूरा दिन एक साथ बिताते हैं, बातें करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी दिनचर्या होती है मेरी जब मैं घर पे रहती हूँ। आप मूवी का जिक्र कर रहे थे, तो लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी है और उससे क्या सीखा आपने? लास्ट मूवी मैंने काफ़ी देर बाद देखी, लेकिन जो मुझे काफ़ी समय पहले देख लेनी चाहिए थी, पर मैं कंटिन्यूअसली बाहर थी और हम चाहते थे कि ये मूवी खास करके हम सब एक साथ देखें, पूरी फैमिली, दैट इज़ कश्मीर फाइल्स। तो हमने लास्ट मूवी वही देखी और सीख तो आप, जो हम बात कर ही रहे थे कि आप, तो सीख तो बहुत कुछ मिली और बहुत भावुक मूवी है, एक सच को सामने लेकर आ रही है। तो अच्छा लगा बहुत देखकर और अच्छा लगा कि ये सच सामने आया, बहुत समय बाद पर आया। तो लास्ट मूवी हमने यही देखी थी। वो देखने के बाद एक्चुअली मुझे पहली बार ऐसा लगा कि एकदम ये जो हिंदू हैं वो एक साथ आए कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। अमेजिंग ये सेशन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सवाल जवाब का सेशन कभी ख़त्म ही ना हो। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट है। अब इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। और आई थिंक आपने जया जी को इससे पहले ऐसे सेगमेंट में कभी नहीं देखा होगा, तो स्टे ट्यून्ड। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपको रैपिडली उसके आंसर देने हैं, है ना। अभी तक हम जितने सवाल पूछ रहे थे बहुत आंसर बिल्कुल रिलैक्स होकर दे रहे थे, लेकिन अभी हमें कोशिश करना है कि हम जल्दी से जल्दी आंसर करें। तो तैयार हैं आप? हाँ जी। चलिए। और एक्चुअली मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के लिए। कई बार हम लोग रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं तो जनरली मैं पूछता हूँ उनसे, तो वो लोग यही कहते हैं कि हाँ थोड़ा डर रहा हूँ, लेकिन आप तो ऐसे चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रैपिड फायर का फर्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट प्लेस। अच्छा, ये मैं 2 है कि आप तीर्थ स्थल बोलेंगे या जनरल फेवरेट प्लेस? आप दोनों में आंसर कर सकते हैं। तीर्थ स्थल में खाटू श्याम जी, जो मैं हर साल जाती हूँ नो मैटर व्हाट। और घूमने फिरने के लिए अच्छा टाइम बॉम्बे, मुंबई। यस, मुंबई। एक्चुअली कल मैं गया तो रणवीर से जब बात हो रही थी, भागता दौड़ता शहर है। आपको मुंबई में ऐसी क्या चीज अच्छी लगी जो अलाइव लगती है आपको? मुझे एक्चुअली के अलाइव है। अच्छा।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस आई थिंक महाराष्ट्र से मेरा एक नाता है, क्योंकि मेरा ननिहाल है महाराष्ट्र। ओके। तो वहाँ की भाषा, वहाँ का बोलने का तरीका, वहाँ का खाना, ये सब मेरा फेवरेट है। तो मेरी मम्मी महाराष्ट्र से ही है, नागपुर के पास से। तो महाराष्ट्र की कोई भी जगह हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर मेरे पापा, मेरी बहन, हम लोग सब बॉम्बे से थोड़ा अटैच्ड है। हमें बड़ा अच्छा लगता है वहाँ का खाना पीना, वहाँ की बोलचाल, वहाँ जो अलाइवनेस है, एकदम सब जागे हुए हैं। और भाग दौड़, मुझे भाग दौड़ अच्छी लगती है। मुझे एक शांत बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे एक भाग दौड़ अच्छी लगती है। मुझे वो शहर बड़ा अच्छा लगता है। अगला सवाल, आपके हिसाब से अमीर कौन है? जो खुश है। अमेजिंग। जो खुश है वो अमीर है, तो खुश रहिए। अगला सवाल, सुंदरता का मतलब क्या है? यूनिकनेस। यूनिकनेस। हर कोई सुंदर है। मैं कथाओं में ये बात कहती हूँ कि आप जब खूबसूरत या बदसूरत की बात करते हैं, बदसूरत हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की नज़र में सब ठीक ही ठीक होता है, बेठीक होता ही नहीं है, क्योंकि उसने बनाया है। तो वो चीज़ कोई खराब बनाएगा ही क्यों? तो सुंदर हर व्यक्ति, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप से अलग दिखता है। ये कितनी सुंदर बात है। सोचिए, ये भी एक बात भी सुंदर है कि सब अलग है, सब अलग दिखते हैं, उनके फीचर्स अलग है, उनका बोलने का तरीका अलग है। तो ये भी तो एक सुंदरता है जो उसने बनाई है। तो अगर उसने बनाई है, वो गलत हो ही नहीं सकती। क्या बात है। आपकी फेवरेट बुक? गीता जी। आपका फेवरेट फूड? बेसन चावल। आपका फेवरेट टाइम पास? टाइम पास मतलब आई डोंट थिंक सो ये वर्ड के साथ वो मैच करेगा। फैमिली। आपकी फैमिली में आपका फेवरेट पर्सन? पापा। पापा अच्छे हैं तो क्यों है, एक शब्द में? क्योंकि मेरा समय उनके साथ ज़्यादा गुजरा है। क्योंकि हम 2 बहनें हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने जिम्मेदारियां बांट ली थी। तो मैं जब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी, तो पापा मेरे साथ रहते थे, मम्मी चेतना के साथ रहती थी। तो मेरा समय मेरे पापा के साथ बहुत गुजरा है। देखिए, ये एक दूसरी बात है, पर मैं अगर फीलिंग्स के साथ कहूँ तो मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ, कि मैं उनके सामने कुछ भी बात कर सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। ऐसे मैं पापा के सामने भी कह ही सकती हूँ, पर फिर भी एकदम एकदम छोटी से छोटी बात, तो वो चीज़ है। पर एक होता है ना कि बेटियों को पापा अच्छे लगते हैं, बस कोई रीज़न नहीं होता, पापा। तो वो एक बात है कि, और मेरा समय बहुत गुजरा है। मेरी कथाओं में हर वक्त एक चेहरा मुझे हमेशा दिखता है, कि वो हमेशा मेरे सामने, कभी ऐसा होता नहीं कि वो मेरे सामने नहीं है। तो पापा। आपकी फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट मूवी? हम साथ साथ हैं। अरे तो हम साथ साथ हैं, तो आपका फेवरेट एक्टर? मेरा ऐसी कोई फेवरेट एक्टर होता नहीं है, मूवी के अकॉर्डिंग चलता है कि मुझे मूवी अच्छी लगी तो मुझे पसंद आ गए। पर एक होते ना कि एक ऐसे हैं जो सबको ही अच्छे, जैसे अमित जी, कि एक ऑल टाइम ही फेवरेट है सबके, वो कुछ भी करे तो Iconic. प्यारा ही लगता है। तो उस तरीके से, बट पर्टिकुलरली मेरा कोई फेवरेट होता नहीं है, कि कोई काम अच्छा लगा तो उस समय के लिए कि ये मूवी अच्छी है, या इस एक्टर का काम अच्छा है, या इस एक्ट्रेस का काम अच्छा है। पर ऑल टाइम फेवरेट बोल के ऐसा कुछ नहीं है। जया नाम किसने दिया? मेरी दादी ने। ओके। और स्पिरिचुअलिटी में आपके कौन से ऐसे धर्म गुरु हैं जो आपको बहुत प्रभावित किए? राजेश्वरानंद जी, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। क्या वो अब है नहीं, पर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। स्वामी जी, जिनसे मैंने जो मेरी पहली कथा है वो सुनी, स्वामी राम सुखदास जी, और वो भी नहीं है। और एक्चुअली जब मैंने उनकी कथा भी सुनी थी तब भी वो नहीं थे। और आई एम नॉट श्योर, पर जितना मैंने सुना है, शायद जिस साल मेरा जन्म हुआ उसी साल उनका देहांत हुआ था। तो मैंने उनको कभी नहीं देखा है, मैंने सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी, क्योंकि उनका चेहरा भी नहीं है, उनकी कैसेट्स आती है खाली। तो वो कैसेट ही मैंने उनकी आवाज़ सुन के ही अपनी कथा उनकी सुनी थी, और मुझे अच्छी लगी थी, और मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ तैयार करना है। ऐसे एक धर्म गुरु थे, लीग से हटके उन्होंने बात की, उनको मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। उनको वर्ड एग्जाइल था, ओशो। आपके क्या विचार है? मैंने उनके बारे में इतना नहीं सुना। अभी पढ़ा नहीं है, एक्चुअली नाम सुना है, पर लेट्स सी कि मैं जानूँ उनके बारे में। स्पिरिचुअलिटी में आपकी फेवरेट बुक? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और अगर स्पिरिचुअलिटी छोड़ दें तो ऐसा कौन सा फील्ड है जो आपको बहुत प्रभावित करता है? संगीत, क्योंकि मैं भजन भी गाती हूँ। ठीक है, तो आपका अगर हम लोग भजन छोड़ दें, अच्छा पहले भजन पे ही आते हैं, आपका फेवरेट भजन कौन सा है जो आप जनरली गाते हैं? हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। क्या बात है। और अगर हम भजन ये सेगमेंट छोड़ दें तो उसके अलावा बहुत सारे सेगमेंट है, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? 2-3 गाने हैं, पर एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं। आप अपनी जो कथाएं करते हैं उनमें आप गुनगुनाते हैं, भजन गाते हैं, और हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो 2 लाइनें हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए किसी भी भजन की।
जी, मैं अपने जो सबसे पसंदीदा है उसी को गाती हूँ, जी क्योंकि उसमें एक विश्वास है, जो मैंने कहा कि आप जब भगवान पे विश्वास रखते हैं, एक हायर पावर पे विश्वास रखते हैं, तो आप जल्दी से हारते नहीं हैं। True. और वो विश्वास यही है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो हमको संभालना भी आपका ही काम है। True. हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। क्या बात है, एकदम सधे हुए सुर लगे हैं, कमाल है। तो ये आपने सीखा कहीं? जी, मैंने संगीत ऐसे 3 साल सीखा है, पर फिर भी मैं अपने आप को इसीलिए सिंगर नहीं कहती, क्योंकि जो समय मुझे संगीत को देना चाहिए, रियाज़ के लिए देना चाहिए, वो मैंने नहीं दिया है, क्योंकि फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। इसीलिए मैं ये कहती हूँ, मैं कथाकार हूँ, मैं स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पर मैं सिंगर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उस फील्ड में इतनी मेहनत नहीं की है। तो जब की नहीं है तो आप नाम ले नहीं सकते, पर कोशिश है, थोड़ा मुझे संगीत अच्छा लगता है, खास करके भजन। तो क्योंकि यही मेरा मेडिटेशन है, यही मुझे पीस देता है, और मैं कभी भी उदास हूँ तो मैं भजन सुनती हूँ, मैं भजन गाती हूँ, और शायद कुछ मिनटों में वो उदासी चली जाती है। क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जाए एक बार। ऑल टाइम फेवरेट फीमेल वॉइस? लता जी, डेफिनेटली। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ऑल टाइम फेवरेट मेल वॉइस? किशोर कुमार जी। आपके पापा किन के फैन हैं? मेरे पापा आई थिंक किशोर दा के फ़ैन हैं, और रफ़ी साहब के फ़ैन हैं, मन्ना डे साहब के फ़ैन हैं। तो वो एक्चुअली जो पुराने सिंगर्स थे उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो म्यूजिक में हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वो आपके फैन है, जब आपको वो देखते हैं तो वो किस वे से देखते हैं? बहुत खुशी से, और मतलब मुझे अपने आप को देखना अच्छा नहीं लगता, पर मेरे पापा मेरी मम्मी दोनों को, मतलब आज भी यूट्यूब चैनल में जब हम चैनल है जो उसमें अपलोड करते हैं, भजन्स है और वीडियोस है, सभी है, रोज़ सुबह का उनका एक रूटीन है कि वो सुबह उठ के सारे वीडियोस देखते हैं, और मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि मुझे अपने आप को स्क्रीन पे देखना अच्छा नहीं लगता, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तो हो गया ना, तो अब मुझे मत देखो वापस। लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुशी से देखते हैं, और एक्चुअली वो ही सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है जब उनके चेहरे पे वो खुशी आती है, मुझे ऐसा कुछ काम करते हुए देखते हुए जो उनको लगता है कि अच्छा है बहुत। स्कूल टाइम का ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके पापा को आपने बताया नहीं? ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ाई वाइज नहीं, पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थी, पर क्योंकि मैं काम करती थी और थोड़ा बहुत स्कूल मिस होता था, तो एक टीचर्स की नज़र में मैं हमेशा थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो ये बात तो तुरंत पेरेंट्स तक जाएगी, तो इसीलिए मैं गलतियां नहीं करती थी। मैंने कभी भी क्लासेस जल्दी से बंक नहीं की, स्कूल बंक करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं गलतियों से बचती थी, और तो ऐसा कुछ खास है नहीं जो मेरे पापा को नहीं पता हो। फेवरेट पॉलिटिशियन? आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या बात है, देना चाहिए हमें आंसर। वो हमारे, मुझे लगता है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं जी, उनमें वन ऑफ द बेस्ट थे। आपने उनको सुना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी? हाँ जी, मैंने कई बार उनको सुना, उनकी बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे पापा ने मुझे एक्चुअली सबसे पहली बार सुनाया था, और वो मुझे सुनाते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ, वो न्यूज़ देखेंगे तो मुझे बैठाते हैं, पर जैसा मैंने कहा मुझे काफ़ी कम समय मिलता है इस चीज़ों का, इसीलिए मुझे इतना पता नहीं होता है कि जनरली क्या हो रहा है, कितना है, पर जितना पता होता है उस हिसाब से तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। मैंने उनको जब सुना, और वो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हमें आज़ादी बहुत मेहनत से मिली है, तो ऐसा कोई क्रांतिकारी, आज़ाद भगत परिंदा, सिंह। भगत सिंह, क्या बात है। उनका सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? डिवोशन, जैसा आप मुझसे पूछ रहे यंग एज में, उस यंग एज में अपने देश के लिए डिवोशन, दैट्स ट्रू। इतनी देशभक्ति, इट्स अमेजिंग। फेवरेट टीवी चैनल? आई डोंट नो, ऐसा कोई फेवरेट नहीं है मेरा, मैं कुछ भी देख सकती। जैसे मैंने कहा ना, मुझे
कुछ मैं अकेली मैं कुछ भी देख सकती हूँ, कई बार मुझे पता भी नहीं चलता सामने कौन सा चैनल चल रहा है कि मैं अब बैठी हूँ बस में कि मेरा थॉट्स कहीं और चले जाते हैं। टीवी तो एज कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है कि मैं तो इसी चैनल को ही देखूंगी, कुछ भी चल सकता है। बस वो अगर एंटरटेनमेंट पीरियड है तो बस एंटरटेन होना चाहिए, दैट्स इट। तब मैं वो उतना ही दिमाग लेके चलती हूँ कि ये मेरा एंटरटेनमेंट पीरियड है, तो मुझे थोड़ा कभी कोई मजाक हो गया, कोई यूट्यूब चैनल पे मैंने कोई हंसी मजाक के वीडियोस देख लिए, कभी कोई मूवीज़ के हंसी मजाक के वीडियोस देख लिए, हेरा फेरी तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा जब हंसने के मूड में तो देख, तो कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, सोनी, सब में कुछ ना कुछ अच्छा जिसमें अच्छा निकलेगा वो देखेंगे। नेटफ्लिक्स में कोई अच्छी मूवी निकली है, वेब सीरीज, तो हम उसको देखेंगे। और अगर कहीं और प्राइम वीडियो है, कहीं पर भी कुछ निकलेगा जो अच्छा है और मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए, तो हम देखते हैं। तो वो कोई पर्टिकुलर नहीं हम इसी को देखेंगे, आप जिसमें अच्छी चीज़ निकालेंगे हम उसको देखेंगे। हमारा ध्यान अच्छी चीज़ पर है। जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है बेसिकली दो चीज़ों को देखती है। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो या फिर आप अच्छा दिखते हो, तो आपको ऑफर्स आते हैं जी। आप में दोनों क्वालिटीज़ है। तो आपको कभी फ्रंट ऑफर आया बॉलीवुड की तरफ से कि चलो आओ, कभी ऐसा बिग बॉस में काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग धर्मगुरु को बुलाते हैं? पता नहीं, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो भी सकता आए हो भी सकता नहीं आए हो, क्योंकि ये चीज़ें मेरी टीम देखती है। पर मेरी टीम को पहले ही पता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है काम करने का, तो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर अगर कोई धार्मिक फिल्म है जो बनने जा रही है, आप पे ही बन रही है, आप ही को ऑफर आ गया, तो एक्सेप्ट करोगे? पता नहीं। फ्यूचर प्लान। यहाँ पे हमारा रैपिड फायर सेगमेंट भी खत्म होता है। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पर आई थिंक वो सेगमेंट ऐसा ही है जितना मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूंगा, ठीक है, और उस वर्ड को सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है या आपके दिमाग में क्या आता है, आपको ब्लंटली वो बताना है। अच्छा ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, भाग्य। मेहनत। दूसरा, प्रकृति, नेचर। पेशेंस। पैसा। ज़रूरी। प्रेम। अनकंडीशनल। संतोष। मुश्किल। ईगो। ये वर्ड नहीं कहूँगी, पर इसमें विनाश काले विपरीत बुद्धि मेरे लिए, कि जब ईगो आता है इंसान में तो अच्छे से अच्छी चीज़ को भी अंत में ले आता है। ट्रू। देशभक्ति। ज़रूरी। समय। कीमती। खाना। बहुत अच्छा लगता है पर खा नहीं सकते, जैसा आपने कहा कि अब आप बाहर रहते हैं, आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, पर बहुत अच्छा लगता है। Like, खाना इज द बेस्ट थिंग, हम खाने के लिए ही जीते हैं। पापा। सब कुछ। और जया खुद के लिए? बहुत कुछ और फाइनली अगर जया को डिफाइन करना हो एक ही वर्ड में, तो वो क्या होगा? एक्सप्रेसिव। अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहते हैं ना कि आप सबका एक यूएसपी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्रेस करने का तरीका मेरी यूएसपी है, चाहे वो गाने में हो, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो भावनाओं को सामने व्यक्त करने में हो। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही, कि मुझे सामने से लोगों ने ये बात कही है कि अगर मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ जो और भी लोग कर रहे हैं पर उनको मेरी ही बात अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं उसको एक्सप्रेस अच्छे से करती हूँ। तो शायद ये कि मेरा एक्सप्रेसिव नेचर, कि मैं चीज़ों को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। आखिरी सवाल इसी सेगमेंट में, जिंदगी। एक्सेप्टेंस। ये गीता जी की भी बात है कि आप जिंदगी को एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे सीजन्स है कि आप सीजन्स हटा नहीं सकते। अब आपको गर्मी अच्छी नहीं लग रही है तो आप क्या बोलेंगे, गर्मी चली जाए, वो चली जाएगी नहीं। आप फैन चला देते हैं, आप एसी चला देते हैं। ठंड अच्छी नहीं लग रही तो ठंड थोड़ी चली जाएगी, सर्दी का मौसम तो रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ पहन लें। तो जिंदगी यही है, एक्सेप्ट करना कि जिंदगी बहुत कुछ देगी, ऊंच नीच, इधर उधर, दुख सुख सब कुछ मिलेगा। मुझे करना क्या है उस पर वो देखना है। तो जिस दिन ये एक्सेप्टेंस हो गया जिंदगी को लेकर कि मुझे जिंदगी को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, चेंजेस मेरी तरफ आएगी। आप जैसे अब मान लीजिए, जैसे मैं नेचर के लिए मैंने शब्द का पेशेंस। नेचर क्या है? पेशेंस। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को रात अच्छी नहीं लगती तो क्या वो बोल सकता है सूरज को जल्दी उग जाओ? वो तो अपने ही समय पर आएगा। बीज लगाइए, आप बोल सकते कल पेड़ बन जाओ, वो तो अपने ही समय पर होगा। तो
तुम अपने रिएक्शंस ठीक कर सकते हो। तो जिंदगी भी यही है कि दुख तो आएंगे, अप्स एंड डाउन्स ये लगे रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेगी, खुशियां भी आती रहेगी, पर अगर तुम इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, कब, जब तुम मान के चलोगे कि ये होगा। तो मैं मान के चलती हूँ कि कुछ भी हो सकता है कभी भी, ये एक एक्सेप्टेंस है मेरे लिए। जिंदगी माने कुछ भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं रेडी हूँ हर चीज के लिए। पर अगर यही मैं मान लूँ कि नहीं मेरे ही हिसाब से होगा, मेरी ही प्लानिंग चलेगी, तो वो तो होगी नहीं। क्योंकि ये 2 साल ने यही सिखाया कि लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया, नेचर ने कुछ और ही प्लान किया। एग्जैक्टली। पर जिसने उसको मान लिया वो इस 2 साल में ठीक से निकल गए। जिसने ठीक से नहीं माना उनको दिक्कत हुई है, चाहे डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, जो उनको प्रॉब्लम्स हुई है। तो यही है कि जिंदगी को मान के चलो कि जिंदगी कुछ भी ला सकती है, पर मैं सामना कर लूंगी। तो मेरी यही सोच है कि जो लाना है सामने लाओ, मैं सामना कर लूंगी। आखिरी 2 सवाल जोड़ना चाहूंगा इसी से रिलेटेड। जिंदगी का सबसे कड़वा सच? मृत्यु। और जिंदगी का सबसे मीठा फल? परिवार। क्या बात है। मेरा तो मन ये कर रहा है, सच बता रहा हूँ, कि कॉन्वर्सेशन कभी एंड ना हो, कभी खत्म ना हो। बिकॉज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बड़ा पेशेंस के साथ में और बड़ा पैशन के साथ में इस कॉन्वर्सेशन को सुना, हमने किया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और हमें समय दिया, और समय के साथ साथ आपकी ज्ञानवान बातें सुनने को मिली। और एज अ पर्सन मैं आपको ज़्यादा जान पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अब मैं भी आपका एक फॉलोवर बन गया हूँ। मैं सुनना चाहूँगा और ज़्यादा सुनना चाहूँगा। बट जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल है, और इनफैक्ट वो सभी व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जो यूथ आपको देखता है। बिकॉज हमें पता है कि इंडिया 2020, और उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग 2020 के बाद से इंडिया रिवाइंड हुआ है, और हम लोग विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग हमारी तरफ बड़ी अच्छी नज़रों से देख रहे हैं, यूथ बहुत एम्पावर हुआ है। सो 3 ऐसी सलाह, एडवाइस जो आप आज के यूथ को देना चाहते हो, बिकॉज यही फ्यूचर है, आप क्या देना चाहोगे? पहली, स्पिरिचुअलिटी। ये दुनिया बदल सकती है ये चीज़, और यंग एज में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप यंग एज में स्पिरिचुअलिटी को अपना लीजिए। दूसरा, पेशेंस। हर चीज़ को इतनी जल्दी पाने का धुन मत रखिए, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है, कुछ भी है, उसकी भागदौड़ मत रखिए कि ये तो मेरे ही समय पर मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि यही चीज़ आपको कर्म योग सिखाता है। फल की चिंता का मतलब क्या है कि फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता जब होती है तब आप एक टाइम पीरियड बांध देते हैं कि ये तो इसमें ही होना चाहिए, नहीं हुआ तब तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये गलत है। तो आप जब कर्म योग देखते तो कर्म करो, बस वो कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने मेहनत कहीं और की है, फल मुझे कहीं और मिल गया, और दूसरों को लग सकता है कि अरे इसको तो ये एक रात में मिल गया। जो एक बात भी सक्सेस कि एक रात की बात लगती है, नहीं, बात तो है कि सालों से उसकी मेहनत चल रही है, वो आपको नहीं दिखी है, लेकिन आपके सामने जब सक्सेस आया तो आपको वो एक इवेंट का सक्सेस लगा कि अरे पहली बार में। उसके पहले कितने इवेंट्स फेल हुए आपको नहीं पता। तो वही चीज़ है कि वो पेशेंस, लेकिन वो चीज़ें आपको जो सिखा रही है वही आप अपने सक्सेसफुल इवेंट में बोलते हैं। आज अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने बोला और हो गया। मैंने इसके लिए बहुत पढ़ा है, कई बार मैंने गलतियां भी की है, मैंने उन बातों से सीखा है, फिर मैंने उसके बारे में और जाना है, तब जाके आज मैं इतनी बातें कर पा रही हूँ कि किसी को पहली बार में वो बात अच्छी लग रही है। पर किसी और को लग सकता है कि अरे देखो पहली बार में, अरे इनके लिए तो नेचुरल। मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है कि तो नेचुरल है, हो जाता है, लाइक हो नहीं जाता है। आई वर्क फॉर इट, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तब जाके आपको इतना इजी लगता है ये चीज़। उसको इजी बनाने के लिए मेहनत लगी है, पर वो मेहनत में पेशेंस लगता है कि आप झुंझलाइए मत। तो जैसे एक स्पिरिचुअलिटी की, तो पेशेंस भी एक चीज़ है। और तीसरा, स्पेंड सम टाइम विथ नेचर एंड विथ ह्यूमंस। मशीनों से थोड़ा कम करके थोड़ा लोगों के साथ समय बिताइए। ये आपके अंदर एक अलग बदलाव लेकर आएगा, जो बदलाव आज नहीं आ रहा क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। कहते ना, लोग कहते मेरा तो इंसानों से पटता नहीं। तुम इंसान हो और तुम्हारा इंसानों से ही नहीं पट रहा, ये तो गलत। आप, मैं मान सकती हूँ टॉक्सिक लोग होते, पर उसको हैंडल करो। क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं, आपका इंसानों से ही पटना चाहिए। तो वही चीज़ है कि आप थोड़ा समय नेचर और इंसानों के साथ थोड़ा ज़्यादा बिताइए। और चाहे आपकी फैमिली हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैं लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बिता सकती क्योंकि मैं इतना ओपन अप सबसे नहीं हो सकती, तो मैं फैमिली के साथ बिताती हूँ। मैं उनसे बात करती हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। तो एक कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूसली होता रहता है।
जगा रहता है कॉन्वर्सेशन। जिस दिन वो कॉन्वर्सेशन बंद हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर इमोशंस खत्म होते जाएंगे, आपको चीज़ें बहुत जल्दी ट्रिगर करने लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी आप किसी से बात नहीं कर रहे और अचानक कभी करेंगे, आपको कोई भी बात ट्रिगर कर सकती है। तो वो चीज़ों को, तो ये 3 चीज़ें आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है और हर फील्ड में आपको हेल्प कर सकती है, लिटरली हर फील्ड में। अमेजिंग, ओ माय गॉड, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं खुद आपसे कॉन्वर्जेशन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, कोशिश करूँगा इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और बस यही फ़ायदा होता है जब आप एक छत के नीचे किसी ज्ञानी के साथ बैठ जाए तो बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिलती है और बहुत सारे सार समझ में आते हैं। और आपके साथ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं और सीखी हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। और इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आपके साथ कभी और एक बार और मौका मिले पॉडकास्ट करने का, और बहुत सारे सवाल हम लोग लेंगे, क्योंकि आज तो टाइम कंस्ट्रेंट हो, बहुत लंबा सेशन वैसे ही हो गया, बट बहुत सारे सवाल रह गए जो अगली बार कभी कोशिश करेंगे उसको पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपको सबसे पहले गाइस, आई थिंक ये सेशन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपको बहुत ही अमेजिंग लगी, एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको जया जी से बहुत अमेजिंग लगा, उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरा, आप हैं तो हम हैं, इसीलिए आप लोगों को सिंपली एक काम करना है, इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है लोगों के साथ, क्योंकि बुरी बातें फैलने में एफर्ट्स नहीं लगते, लेकिन अच्छी बातों को फैलाना, ये इसमें बहुत एफर्ट लगता है और आपकी मेहनत हमें इसके लिए चाहिए। सो प्लीज़ शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन और प्यार फैलाइए इसी तरह से। और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा लगा। और उसके अलावा अगले सेशन में अगर आप चाहते हैं कि जया जी हमारे साथ ज्वाइन करें, तो आपके कौन से ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आप इनसे चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह के सेशंस के लिए जुड़े रहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।